अध्याय 21 भूमिगत नदी। हान सेन के अलावा सन ऑफ हेवन और उसके गिरोह में कुछ गुंडे भी शामिल हो गए, जिन्हें उन्होंने पैसे देकर अपने साथ आने को कहा था। ये समूह स्टील आर्मर शेल्टर से निकलकर पहाड़ों की ओर कूच कर गया। यद्यपि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कुछ अच्छा होगा, फिर भी वे उदार इनाम के लिए मौका लेना चाहते थे। अतीत में यदि हान सेन को किन्जुवान और स्वर्गपुत्र द्वारा अवरुद्ध नहीं किया गया होता, तो वह भी इनाम के लिए अपनी जान जोखिम में डाल सकता था। अब हान सेन के पास ऐसा जोखिम लेने का कोई कारण नहीं था, लेकिन ये स्पष्ट था कि स्वर्गपुत्र और लुओ तियान्यांग उसे एक कदम के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे, जिसके कारण वह उन दोनों को मारना चाहता था। हान सेन चुपचाप उनके पीछे पीछे चल रहा था, अंदाजा लगा रहा था कि वे क्या करने वाले हैं। लोगों की भर्ती करते समय गिरोह ने कहा था कि वे एक उत्परिवर्ती प्राणी का शिकार कर रहे हैं, और चूंकि वहां कई साधारण और आदिम प्राणी भी थे, इसलिए उन्हें और लोगों की जरूरत थी। हान सेन बेशक इसे गंभीरता से नहीं ले सकता था। एक उत्परिवर्ती प्राणी को मारने के लिए एक सामान्य गिरोह ही काफी था। स्वर्गपुत्र के आसपास के दर्जन भर लोग अकेले ही एक उत्परिवर्ती प्राणी को मार सकते थे, स्वर्गपुत्र की तो बात ही छोड़िए। उनकी कहानी के अनुसार अतिरिक्त हाथ बिल्कुल अनावश्यक थे। लुओ तियान्यांग और अन्य लोगों ने रास्ते में मिलने वाले जीवों को लापरवाही से मार डाला और मांस को किराए के लोगों को लापरवाही से दे दिया, जिससे सभी लोग काफी खुश हुए। समूह को चलते हुए 6-7 दिन हो गए थे और अभी भी रुकने का कोई इरादा नहीं था। 8वें दिन वे एक पहाड़ी दर्रे पर रुके। आश्रय स्थल से बहुत दूर कोई मानवीय गतिविधि नहीं थी। उन्हें कई तरह के जीव जंतुओं का सामना करना पड़ा। स्वर्ग के पुत्र और उसके गिरोह ने रास्ते में कई आदिम जानवरों को मार डाला था और उनका कुछ मांस अपने भोजन के रूप में रख लिया था। लगता है हम लगभग वहां पहुंच ही गए हैं। आखिर ये लोग क्या कर रहे हैं? हान सेन ने कुछ नहीं सुना था, लेकिन उनके चेहरों पर गंभीर भाव देखकर लग रहा था कि यह कोई आसान काम नहीं होगा। उन्होंने कैंपसाइट पर एक दिन आराम किया और अगली सुबह पहाड़ी दर्रे को पार किया। 1 दर्जन मील पैदल चलने के बाद उन्हें घाटी में एक खाई दिखाई दी, जो इतनी गहरी और अंधेरी थी कि कोई भी उसका तल नहीं देख पा रहा था। सब ने मशाल जलाए। गिरोह ने भाड़े के लोगों को अग्रिम मोर्चे पर भेजा और उनके पीछे खाई में पहुंच गए। जिन लोगों को काम पर रखा गया था, वे सभी जानते थे कि अब अपनी जान जोखिम में डालने का समय आ गया है, इसलिए वे टालमटोल कर रहे थे। तुम इतनी धीरे क्यों चल रही हो, कुत्तियां? क्या तुम्हें बाकी पैसे भी चाहिए? लुओ तियान्यांग ने कुछ लोगों को पीछे से कोड़े मारे और चिल्लाया। गुंडे केवल नीचे जाने की गति बढ़ा सकते थे। हान सेन भी उनमें से एक था। नीचे उतरना ज्यादा मुश्किल नहीं था और नीचे पहुंचने तक रास्ते में कुछ भी नहीं हुआ। गुंडों को राहत मिली और वे फिर से बातें करने और हंसने लगे। खाई के नीचे बहुत अंधेरा था और समूह को मशालों पर निर्भर रहना पड़ा। उस विशाल जगह से एक भूमिगत नदी बह रही थी। नदी पार करो और दूसरी तरफ की गुफा में जाओ। लुओ तियान्यांग ने अपना चाबुक दूसरी तरफ इशारा किया। लुओ, मैं तैर नहीं सकता। यह नदी बहुत चौड़ी है, एक युवक ने कहा जिसे भर्ती किया गया था। तुम्हें तैरने को किसने कहा? हमारे पास हवा वाली नावें हैं, बस नाव चलाकर पार हो जाओ। लुओ तियान्यांग ने अपनी गाड़ी के पीछे रखा पार्सल खोला और उसमें सचमुच हवा वाली नावें थीं। नावों में हवा भरने के बाद हर नाव में 4 से 5 लोग बैठ सकते थे। समूह ने नावें खेकर नदी पार करना शुरू कर दिया। पानी की गति तेज नहीं थी और नीचे की ओर तेजी से बहने का कोई खतरा नहीं था। 2 नावें जल्द ही नदी के बीचों बीच पहुंच गईं। अचानक छपाक की आवाज के साथ एक काला जीव पानी से बाहर निकला, जिसका आधा अजगर जैसा शरीर बाहर निकला हुआ था। उसका शरीर बाल्टी से भी चौड़ा था और चमकदार काले महीन शल्कों से ढका हुआ था। उसका मुंह इतना बड़ा था कि उसमें एक गाय समा सकती थी, लेकिन निगलने वाली कोई गाय नहीं थी, बल्कि नाव पर मौजूद कोई व्यक्ति था। फिर उस विशालकाय शरीर ने अपना पूरा वजन नाव पर डाल दिया, जिससे नाव फट गई और उस पर सवार सभी लोग पानी में गिर गए। सब लोग हैरान थे और नावों को वापस ले जाने की कोशिश कर रहे थे। जो लोग नाव पर नहीं गए थे, वे अपनी नाव वहीं छोड़कर वापस भागने लगे। लुओ तियान्यांग और गिरोह के एक अन्य सदस्य ने ठंडे लोहे की चमक के साथ सबसे तेज भाग रहे 2 लोगों के सिर काट दिए। लुओ तियान्यांग ने खून से सना चाकू बाकियों की ओर तान दिया और बेरहमी से चिल्लाया, राक्षस तो सिर्फ एक है, इसलिए जो भी दूसरी तरफ पहुंचेगा वह जिंदा बच जाएगा, और जो भी पैसे लेकर भागने की कोशिश करेगा मैं उसे मार डालूंगा। जीना है या मरना है, ये तुम पर निर्भर है। लुओ तियान्यांग के इस क्रूर कृत्य से सभी लोग भयभीत हो गए और दूसरी ओर जाने लगे। बेवकूफों, तुम तो बस राक्षस को इंसानों से खाना खिलाना चाहते हो, हान सेन ने मन ही मन कोसा। जो लोग पहले पानी में गिरे थे वे तैरकर दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अचानक किसी चीज ने उन्हें पानी में खींच लिया। वहां इतना अंधेरा था कि किसी को यह नहीं पता चला कि उनके साथ क्या हुआ, लेकिन खून की गंध से उनके भाग्य का अंदाजा लगाया जा सकता था। मजदूरों ने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की और लुओ तियान्यांग ने फिर से चाकू से उन्हें मजबूर किया। वे नदी में नहीं रुकना चाहते थे, इसलिए उन्हें जोर जोर से नाव चलानी पड़ी।
हानसेन नाव चलाते हुए अपनी मशाल से आसपास के इलाके को रोशन कर रहा था। अगर राक्षस पानी से बाहर आ जाता तो उसकी जान बचाने के लिए उसे तुरंत पवित्र रक्त वाले पशु आत्मा कवच को बुलाना पड़ता। राक्षस ने फिर एक नाव गिरा दी और उस पर सवार सभी लोग चीखने लगे। फिर जो सुनाई दे रहा था वह था सिर्फ लहरों का शोर। अगर तुम जीना चाहते हो तो और जोर से नाव चलाओ, हानसेन ने नाव पर उसके साथ बैठे 2 लोगों पर चिल्लाया जो डरे हुए थे क्योंकि वह जी जान से नाव चला रहा था। ये निर्दयी कमीने, उसने धीरे से कसम खाए। हानसेन की चीख सुनकर दोनों आदमी होश में आए और बेतहाशा नाव चलाने लगे। बीच बीच में चीखें और छपाक की आवाजें आती रहीं। सांप के पेट में अनगिनत आदमी दबे रहे होंगे। इसमें कोई शक नहीं था कि यह विशालकाय सांप एक पवित्र रक्त वाला प्राणी था। जलीय जीवों को मारना तो दूर की बात है, पवित्र रक्त वाले जीवों को मारना भी मुश्किल होता है। अपने सामान्य गिरोह के साथ स्वर्गपुत्र ने इसका शिकार करने की हिम्मत भी नहीं की, बल्कि वह केवल समूह को भरने की कोशिश कर रहा था ताकि वे सुरक्षित रूप से दूसरी तरफ पहुंच सकें। हानसेन नाव चलाते हुए दूसरी तरफ देखने लगा। नदी के बीच से गुजरने के बाद मशाल दूसरी तरफ थोड़ी सी रोशनी दे सकी। जब से हानसेन ने जेट स्किन का अभ्यास शुरू किया था उसके शरीर की कार्यप्रणाली में काफ़ी सुधार हुआ था। उसकी दृष्टि भी पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो गई थी और उसे रात में देखने की क्षमता भी बढ़ गई थी। अब वह एक चट्टान पर 6 से 9 फीट चौड़ी एक गुफा साफ देख सकता था। हालांकि वहां कोई रास्ता नहीं था, लेकिन वह गुफा ही गिरोह का ठिकाना रही होगी। हानसेन गुफा की ओर देख रहा था कि तभी उसे जोरदार छपाक की आवाज़ सुनाई दी। उसकी रूह कांप गई जब उसने देखा कि एक विशालकाय सांप उनकी नाव से 6 फीट से भी कम दूरी पर पानी से बाहर निकल रहा है। उसका मुंह नाव की ओर बढ़ रहा है और उसके नुकीले दांत दिखाई दे रहे हैं। बिना सोचे समझे हानसेन पानी में कूद पड़ा और पानी के अंदर अपना कवच तैयार कर लिया। एक मछली की तरह वह नदी पार करने के लिए संघर्ष करने लगा। नदी पार करने की पूरी प्रक्रिया दुखद थी। ये स्पष्ट नहीं था कि काला सांप अतृप्त था या सिर्फ इंसानों को मारने पर तुला हुआ था, लेकिन केवल 2 नावें ही उस पार पहुंच पाईं और केवल 7 लोग ही जीवित बचे। बाकी सभी पानी में थे और संभवतः मर चुके थे। सांप फिर नहीं दिखा। स्वर्ग के पुत्र, हालांकि सांप एक पवित्र प्राणी था, लेकिन वह बुद्धिमान नहीं था। अब वह भर गया है, इसलिए हमें उसे पार करने का ज्यादा जोखिम नहीं उठाना चाहिए, लुओ त्यानयांग ने मुस्कुराते हुए कहा। ऊपर जाओ, स्वर्गपुत्र ने आदेश दिया और गिरोह 3 नावों में सवार होकर ऊपर चला गया। जैसी कि उम्मीद थी, सांप ने फिर हमला नहीं किया और वे सब सुरक्षित उतर गए। जारी रखो, लुओ त्यानयांग ने बचे हुए 7 लोगों को कोड़े मारे और उन्हें कांपते हुए गुफा के अंदर चलने पर मजबूर कर दिया गया। उन्हें इस बात का बहुत पछतावा था कि उन्होंने इनाम का लालच किया था। अगर वे यहीं मर गए तो पैसा किस काम का। लेकिन रास्ते में उन्हें कोई और जीव नहीं मिला। आधे घंटे में वे गुफा के अंत तक पहुंच गए। गुफा के अंत में एक तालाब था और तालाब के बगल में 30 फुट चौड़ा एक बजरी का घोंसला था। घोंसले के बीच में शुतुरमुर्ग के अंडों के आकार के 2 काले अंडे थे। स्वर्गपुत्र बहुत खुश हुआ। हा, कमाल है, पवित्र रक्त वाले जीवों के अंडे, और उनमें से 2 हैं। अब मेरे पवित्र जीनो पॉइंट 80 से ऊपर जा सकते हैं। फिर भी उसने अपनी सावधानी नहीं खोई और लुओ त्यानयांग को आंख मारी, जो भी उतना ही उत्साहित था। लुओ त्यानयांग तुरंत समझ गया और उसने बचे हुए लोगों को अंडे लाने के लिए मजबूर किया। कांपते हुए वे बजरी वाले घोंसले में चले गए और 2 अंडे बाहर ले आए। हालांकि इससे पहले कि वे घोंसला छोड़ पाते, तालाब में बुलबुले उठने लगे और धमाका। एक विशाल सांप का सिर बाहर निकला। गहरे लाल रंग की सांप की आंखें अंडा चोरों को घूर रही थीं। धिक्कार है, अंडों को फेंक दो, स्वर्गपुत्र ने उन पर चिल्लाकर कहा, लेकिन वे सांप को पास देखकर अचंभित रह गए और उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। बेकार मादरचौद, स्वर्गपुत्र ने डांटा और अपनी लाल तलवार बुलाकर आगे दौड़ा। सभी ने अपने हथियार जुटाए और उसका पीछा किया। बचे हुए लोगों के सामने दौड़ते हुए स्वर्गपुत्र ने अंडों को पकड़ लिया और गुफा के मुहाने की ओर भागा। सांप पहले तो अपने अंडों को लेकर चिंतित था, इसलिए हिल नहीं रहा था। स्वर्गपुत्र को अंडों के साथ भागते देख वह क्रोधित हो गया और तालाब से बाहर निकलकर पागलों की तरह गिरोह का पीछा करने लगा। इसे रोको, स्वर्गपुत्र चिल्लाया, जबकि वह बिना रुके दौड़ता रहा। लुओ त्यानयांग तो और भी निर्दयी था। उसने 2 कांपते हुए बचे हुए लोगों को पकड़कर सांप पर फेंक दिया। एक को मुंह में पकड़कर सांप ने बिना चबाए ही उसे निगल लिया। गिरोह के बाकी सदस्यों ने भी ऐसा ही किया और बचे हुए लोगों को मानव ढाल बनाकर सांप के हमले को कुछ देर के लिए रोक दिया। उन्होंने इसका फायदा उठाया और पीछे हट गए। स्वर्गपुत्र 2 सांपों के अंडे पकड़े तेजी से दौड़ा। उसे गुफा के मुहाने तक पहुंचने में जरा भी देर नहीं लगी। जैसे ही वह उत्तेजित हुआ, एक सुनहरा मुक्का उसके सामने प्रकट हुआ और उसके चेहरे पर लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि गुफा के मुहाने के पीछे कोई छिपा है और वह हमले के लिए तैयार नहीं था। खून बहता हुआ और नाक टेढ़ी, वह अपने हाथ से अपना चेहरा ढंक कर पीछे गिर पड़ा। अचानक उसकी बाहों से सांप के 2 अंडे उड़ गए।
एक सुनहरी आकृति उछली, दोनों हाथों से एक एक अंडा पकड़ा और नदी की ओर दौड़ पड़ी। डॉलर स्वर्गपुत्र अपना चेहरा पकड़े हुए जमीन पर गिर पड़ा। वह तुरंत ऊपर चढ़ने में कामयाब रहा, अनोखे सुनहरे कवच को देखा और पहचान गया कि वह कौन था। पानी में कूदने के बाद हान सेन तेजी से किनारे पर तैर कर आया और गुफा में जाने के बजाय एक पत्थर के पीछे छिप गया और उस गिरोह के गुफा में घुसने का इंतजार करने लगा। फिर वह उनके पीछे पीछे गया और देखता रहा। जब उसने स्वर्गपुत्र को अंडों के साथ भागते देखा तो हान सेन ने उसे जोर से मुक्का मारा और अंडों को पकड़ लिया। हान सेन को बस इस बात का अफसोस था कि उसका कांस्य अर्धचंद्राकार भाला ज़ुलोंग्यान द्वारा बर्बाद कर दिया गया था, अन्यथा वह इस गुप्त हमले से स्वर्गपुत्र को मारने में सक्षम हो सकता था। हान सेन नदी के किनारे पहुंचा और अचानक लहरें गरजती हुई दिखाई दीं। नदी से एक विशाल काले शल्क वाला सांप प्रकट हुआ। अरे, कोई और है। हान सेन ने पीछे मुड़कर देखा तो दूसरा सांप गिरोह का पीछा कर रहा था। डॉलर, तुम बहुत ही बेकार हो। स्वर्ग के पुत्र को डॉलर से नफरत थी और वह इस बात पर खुश था कि उसे सांप ने रोक लिया। नदी में सांप की नज़र उस पर पड़ते ही हान सेन को तुरंत एक विचार सूझा। उसने चुपके से अपने दाहिने हाथ से जोर से धक्का दिया और सांप का अंडा स्वर्गपुत्र की ओर फेंक दिया। पकड़ो, हम सब एक एक अंडा रखेंगे और चलो पहले सांपों से निपटते हैं। कौन इसके लिए राजी हुआ? मैं दोनों अंडे ले लूंगा और तुम्हें मार डालूंगा। ये सोचकर कि हान सेन डर गया है, स्वर्गपुत्र ने उपहास किया और अंडा पकड़ लिया, लेकिन अंडा उससे टकराते ही टूट गया और अंडा उसके ऊपर गिर गया। स्वर्ग का पुत्र स्तब्ध रह गया। गर्जन, विशालकाय सांप चीखा और स्वर्गपुत्र की ओर पागलों की तरह दौड़ा, जो अंडे से ढका हुआ था, और हान सेन को अकेला छोड़ दिया। हान सेन मुड़ा और बचे हुए सांप के अंडे को लेकर भागा। एक हवा भरी नाव पर कूदकर वह बिना पीछे देखे बेतहाशा दूसरी तरफ भागा। उसके पास अभी भी एक अंडा था और यदि दोनों सांप उस पर हमला करने का निर्णय ले लेते तो इसमें कोई मजा नहीं आता। डॉलर, भाड़ में जाए तुम्हारा। हान सेन ने पीछे से गालियां सुनी, उसके बाद तरह तरह की मानवीय आवाजें और जानवर की दहाड़। हान सेन दूसरी तरफ गया, किनारे पर कूदा और बड़ी खाई से बाहर भागा। बिना रुके वह आश्रय की ओर दौड़ा। थोड़ी देर भागने के बाद हान सेन बेचैन होने लगा। अगर स्वर्गपुत्र और उसका गिरोह बच निकला तो वे जरूर उस पर हमला करेंगे और वह किसी भी हालत में उनके घोड़ों से आगे नहीं निकल सकता था। हान सेन ने जंगल में जाने और रास्ता बदलने का निर्णय लिया ताकि वह उनके द्वारा पकड़े जाने का जोखिम न उठाए। वे बरसों से आश्रय में थे और सभी स्वस्थ थे और उनमें जानवरों जैसी आत्माएं भी भरपूर थीं। हालांकि वे सांपों का मुकाबला नहीं कर सकते थे, फिर भी उनमें से कुछ बचकर निकल सकते थे। सावधानी बरतना ही बेहतर था। उस रात हान सेन ने हवा से बचने के लिए एक कोना ढूंढा और कुछ लकड़ियां ले आया। सांप के अंडे को मिट्टी की एक परत से बंद करके उसने उसे आग पर रख दिया और उसे भून डाला। खाना बनाते समय हान सेन बुदबुदाया, शुद्ध जीवन, इससे पहले कि तुम इस गंदी दुनिया को देखो, मुझे पाप से निपटने दो और तुम्हें वापस स्वर्ग भेज दो। युवा ऑब्सीडियन ड्रैगन मारा गया। कोई पशु आत्मा नहीं मिली। इसे खाकर 0 से 10 पवित्र जीनो पॉइंट बेतरतीब ढंग से पाओ। कुछ देर तक इसे बारबेक्यू करने के बाद हान सेन ने आवाज़ सुनी। तो ये सांप नहीं था। दुर्भाग्य से मुझे पशु आत्मा नहीं मिली, हान सेन ने लालच से सोचा। जल्द ही अंडा पक गया और हान सेन ने एक छड़ी से अंडे को आग से बाहर निकाला। बाहर से जली हुई मिट्टी की परत को तोड़कर उसने स्वादिष्ट अंडे की सफ़ेदी देखी। हान सेन ने एक निवाला खाया और अंडा मुर्गी के अंडे से कहीं ज्यादा अच्छा था। युवा ऑब्सीडियन ड्रैगन खाया गया। एक पवित्र जीनो पॉइंट प्राप्त हुआ। हान सेन ने पूरा अंडा खा लिया और इतना भर गया कि हिल भी नहीं पा रहा था। उसे 5 पवित्र जीनो पॉइंट मिल गए थे। पहले से मौजूद 8 पॉइंट्स को जोड़कर हान सेन के पास अब 13 पवित्र जीनो पॉइंट्स हो गए थे। हान सेन को स्टील आर्मर शेल्टर पहुंचने में 8-9 दिन लग गए। जब वह पहुंचा तो सन ऑफ हेवन और उसका गिरोह 2 दिन पहले ही वापस आ चुके थे। गिरोह में केवल 8 लोग ही जीवित बचे थे और सभी घायल थे। यहाँ तक कि स्वर्गपुत्र के कुछ गुर्गे भी मारे गए थे। स्वर्गपुत्र ने कुछ नहीं बताया कि उन्होंने क्या किया था और किन हुआन और फिस्ट गाय भी ये पता लगाने में नाकाम रहे। हालांकि कई भाड़े के गुंडे पानी में गिरने के बाद जिंदा वापस आ गए थे और उनके जरिए किन्हुआन और फिस्ट गाय को आखिरकार पता चला कि क्या हुआ था। उन्हें अभी भी पता नहीं था कि भाड़े के गुंडों के पानी में गिरने के बाद क्या हुआ था, इसलिए उन्होंने मान लिया कि गिरोह को ऑब्सीडियन ड्रैगन ने चोट पहुंचाई है। उनका अंदाज़ा आधा ही सही था, क्योंकि हान सेन द्वारा फेंके गए अंडे ने भी गिरोह की इस मुश्किल में काफ़ी योगदान दिया था। आखिरकार अगर उसने ऐसा न किया होता तो उन्हें ड्रैगन से लड़ना ही न पड़ता। स्वर्गपुत्र को उपहास का डर था, इसलिए उसने बाद में यह नहीं बताया कि क्या हुआ, जबकि गुप्त रूप से उसने डॉलर की नई खोज शुरू कर दी। यह अफसोस की बात है कि स्वर्गपुत्र और लुओ त्यान्यांग नहीं मरे। हान सेन को पता चला कि क्या हुआ था और उसने राहत महसूस की। उसे डर था कि कहीं स्वर्ग के पुत्र को कुछ संदेह न हो जाए, क्योंकि वह अकेला ही लौटा है।
अब चूंकि और भी लोग बचे थे, हान सेन को स्वाभाविक रूप से चिंता करने की कोई बात नहीं थी, और आश्रय की ओर लौटते हुए उसने एक आदिम तांबे के दांत वाले जानवर को पकड़ लिया। अगर स्वर्ग का पुत्र और उसका गिरोह उससे पूछताछ करने आता, तो वह बस इतना कह सकता था कि उसे नीचे की ओर ले जाया गया था और वह भाग्यशाली था। हान सेन बहुत ज्यादा सोच रहा था, क्योंकि स्वर्ग पुत्र के पास उससे पूछने का समय नहीं था और वह बिल्कुल भी संबंध नहीं बना पाया। अभियान में आधे महीने से ज्यादा समय बीत गया। हान सेन अपनी माँ और बहन से मिलने के लिए ईश्वर के अभयारण्य से टेलीपोर्ट होकर बाहर आया। लेकिन परिवहन स्टेशन के गेट पर किन शुवान बाहर निकलने पर खड़ी उसे ठंडी निगाहों से देख रही थी। तुम जरूर छिप सकते हो। तुम्हें देखे हुए आधे महीने से ज्यादा हो गया है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें उस सजा से बचा लूंगा जिसके तुम हकदार हो? मिस्किन, आपको क्या चाहिए? हान सेन ने उदास होकर उसकी तरफ देखा। किन शुवान अब स्टेशन मास्टर थी और उसे नज़रअंदाज करने का कोई रास्ता नहीं था। आराम से, ये लो और मेरे साथ आओ। किन जुवान ने हान सेन पर एक लड़ाकू सूट फेंका। तुम मुझे वैसे भी नहीं मारोगी, हान सेन ने सोचा, लड़ाकू सूट लेकर उसके पीछे स्टेशन तक गया। वे ईश्वर के अभयारण्य में नहीं, बल्कि स्टेशन के लड़ाकू कक्ष में टेलीपोर्ट हुए। हान सेन ने लड़ाकू सूट पहना और कमरे में प्रवेश किया, जहां किन जुबान काली धारियों वाले लाल लड़ाकू सूट में खड़ी थी। कॉम्बैट सूट सिर्फ कपड़े नहीं थे, बल्कि एक उच्च तकनीक वाला उत्पाद था जो कवच का काम कर सकता था, जिसमें अंतर्निहित सेंसर होते थे जो लड़ाई के दौरान हृदय गति, श्वास, मुक्के की गति और लगने वाले प्रभाव सहित सभी डेटा रिकॉर्ड करते थे। इससे उपयोगकर्ता अपनी शारीरिक स्थिति को समझ सकते थे और अपने भविष्य के अभ्यास के तरीके तय कर सकते थे। अगर तुम जीत गए, तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए अकेला छोड़ दूंगा। किन जुबान ने अपनी उंगली मोड़कर इशारा किया कि हान सेन को हमला करना चाहिए। तुम्हारे पवित्र जीनो पॉइंट्स खत्म होने वाले हैं और तुम्हारे पास ढेर सारी बीस्ट सोल्स हैं। मैं अभी अभी ग्रेजुएट हुआ हूं और तुमने इतने लंबे समय तक सेना में ट्रेनिंग ली है। तुम सीधे क्यों नहीं कह देते कि तुम मुझे मारना चाहते हो? हान सेन जीत भी जाता तो भी वह ये जाहिर नहीं करना चाहता था कि वह डॉलर है, और उसे लड़ाई का भरोसा भी नहीं था। किसी भी जानवर की आत्मा की अनुमति नहीं है, और अगर आप 50 आंदोलनों के बाद भी खड़े रह सकते हैं तो हम स्पष्ट हैं, किन जुबान ने लापरवाही से कहा। ठीक है, हान सेन का मानना था कि अगर वह रक्षा पर ध्यान केंद्रित करे तो वह 50 चालें झेल सकता है। किन शुवान ने हान सेन की पिटाई करने का मन बना लिया था। पहली बार जब हान सेन ने उसकी पीठ पर चाकू मारा था तो वह इसे उसकी नासमझी मान सकती थी, जबकि ट्रेन में हुई छेड़छाड़ कोई संयोग नहीं हो सकता था। हान सेन को एक सनकी और कमीना समझकर किन शुवान गुस्से से भरी आंखों से उसके पास गई और बोली, तुम शुरू करो। टकराना। हान सेन ने उसके मुंह पर मुक्का मारा, अपनी नाक पकड़कर पीछे हटते हुए। किन हुआन उसे घूरती रही, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि क्या हुआ है। हान सेन किसी भी ऐसे आदमी जैसा नहीं था जैसा उसने पहले कभी देखा था। उसने उसे शुरू होने दिया और उसने तुरंत उसे मुक्का मार दिया, जो उसकी उम्मीदों से बिल्कुल परे था। इसलिए वह इसके लिए तैयार नहीं थी। वे एक दूसरे के पास खड़े थे, इसलिए उसकी नाक पर मुक्का लगा। उसकी समझ में, किसी भी मुकाबले में दोनों विरोधियों को बीच में आकर अपनी अपनी जगह बनानी चाहिए, और पुरुष हमेशा उसके सामने सज्जनों की तरह पेश आते थे। भले ही वे कमज़ोर हों, फिर भी वे अपनी मर्दानगी दिखाना चाहते थे। कोई भी हान सेन जैसा नहीं था जिसने बिना किसी संकेत के मुक्का मारा जो उसके चेहरे पर लगा, जहां उसने सुरक्षा कवच भी नहीं पहना था। मुझे माफ़ करना, बहुत माफ़ करना, क्या हमने शुरुआत ही नहीं की? हान सेन बार बार माफ़ी मांग रहा था। उसने सोचा था कि उसने गुस्सा निकालने के लिए उसे पीटने दिया था और चाहता था कि यह जल्दी खत्म हो जाए। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उसकी नाक पर वार कर पाएगा, जो जल्द ही लाल हो गई। हमने शुरू किया था और हम जारी रखेंगे। तुम। धमाका। किन शुवान को और भी कुछ कहना था, लेकिन उसने जारी रखें सुनकर नाटक किया और फिर से उसकी नाक पर वार किया। उसे इतना दर्द हो रहा था कि उसे जमीन पर उकड़ूं बैठना पड़ा। आपने कहा था जारी रखो, तो मैंने सोचा, हान सेन ने जल्दी से समझाया। मैं तुम्हें मार डालूंगी। किन हुआन जमीन से कूद पड़ी। नियमों की परवाह किए बिना वह आगे बढ़ी और हान सेन को पीटना शुरू कर दिया। किन शुवान की मार का विरोध करते हुए हान सेन ने पाया कि उसकी युद्ध कुशलता किन शुवान से कहीं कमजोर थी और वह बचाव भी नहीं कर पा रहा था। वह मुश्किल से 1 दर्जन मुक्कों से बच पाया और पिट गया। 50 से भी कम। अगली बार मिलते हैं। किन शुवान मुड़ गया और हान सेन को पीछे छोड़ गया, जो पूरी तरह से घायल था। हान सेन चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान लिए खड़ा हो गया। लड़ाकू सूट पहने होने के कारण उसे कोई गंभीर चोट नहीं लगी थी, बस उसे थोड़ा दर्द सहना पड़ा। सबसे बुरी बात यह थी कि उसने किन हुआन को और भी ज्यादा क्रोधित कर दिया था। हान सेन के घर लौटने के लिए स्टेशन से निकलने के बाद किन जुबान ने स्नान किया और तुरंत लड़ाई का वीडियो और डेटा डिलीट करने वाला था। वह स्टेशन मास्टर थी और स्टील आर्मर सेंचुरी की सबसे ताकतवर महिला थी।
वह किसी भी तरह लोगों को एस फ्रीक द्वारा अपनी नाक पर मुक्का मारे जाने का वीडियो नहीं दिखाना चाहती थी। डिलीट होने से पहले किन शुवान ने इसे दोबारा देखा और वह एक पल के लिए चौंक गई। उसने सोचा कि उसे इसलिए मारा गया क्योंकि हान सेन ने उसका फ़ायदा उठाया जब वह तैयार नहीं थी। कई बार ध्यानपूर्वक समीक्षा करने के बाद किन हुआन को अचानक पता चला कि यद्यपि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण था, लेकिन यह उसे मारे जाने का पूरी तरह से कारण नहीं समझा सका। क्या ये, किन हुआन ने सोचा और बार बार उस भाग को देखा जब उसने उसे मारा था और लड़ाकू सूट द्वारा एकत्र किए गए डेटा की तुलना की थी। तो उसकी मुक्काबाजी की कला वाकई बहुत कमज़ोर है, लगभग एक अनिवार्य शिक्षा स्नातक के सामान्य स्तर की, लेकिन उसकी हरकतें विस्फोटक और अप्रत्याशित थीं। किन शुवान ने डेटा जांचते हुए बुदबुदाया। और उसमें कुछ तो था, एक हत्यारे जैसा। उसके कदम उठाने से पहले मैं उसके इरादे का अंदाज़ा नहीं लगा पाती थी और इसी वजह से मैं बेखबर रह जाती थी। जब वह मुक्का मारता तो उसकी भावनाओं में ज़रा भी बदलाव नहीं आता था, तब भी नहीं जब वह ज़ोर से वार कर रहा होता था। व्यवहार और भावनाओं का ये फ़र्क एक अच्छे हत्यारे का होना चाहिए, साधारण आड़ में एक घातक वार नहीं। उसने अभी अभी स्नातक की उपाधि प्राप्त की है और वह हत्यारा हो ही नहीं सकता। और उसकी हरकतें भी इतनी खराब थीं कि वह हत्यारा नहीं हो सकता। तो यह अलगाव उसकी जन्मजात प्रतिभा थी। शिन हुआन के मन में बस यही एक संभावना उभर रही थी। वह ये नहीं जानती थी कि जब हान सेन ने ईश्वर के अभयारण्य में प्रवेश किया था तब वह वास्तव में गरीब था। उस समय उसने किन जुबान और स्वर्ग के पुत्र दोनों को नाराज कर दिया था। कोई भी उसके साथ रहने की हिम्मत नहीं करता था और कोई भी उसके साथ व्यापार करने की हिम्मत नहीं करता था। नए स्नातक ने बिना किसी अनुभव के एक साधारण मिश्र धातु के खंजर से जीवों का शिकार करना शुरू कर दिया। साधारण जीव भी किसी नौसिखिए के लिए बड़ा खतरा बन सकते थे, और ये तो कहना ही क्या कि वे अक्सर झुंड में आते थे। इसलिए हान सेन ने किसी एक जीव को अचानक से पकड़कर उसे मार डाला होगा। एक बार समूह से घिर जाने पर वह बस मरने का इंतजार कर सकता था। खतरे को कम करने के लिए उसे घात लगाकर हमला करना पड़ा, और सबसे ज़रूरी बात यह थी कि उन जीवों को सतर्क न किया जाए जिनकी इंद्रियां इंसानों से ज़्यादा तेज थीं। पहले महीने में हान सेन इस हुनर को निखार रहा था। लगातार असफलताओं के बाद उसने अपनी भावनाओं और इरादों को छिपाना सीख लिया ताकि जब वह पास आए तब भी जीवों को कोई खतरा महसूस न हो। ये गंदा खेल खेलने जैसा था, लेकिन उस समय उसके लिए जीवित रहने का यही एकमात्र रास्ता था। बाद में आदिम प्राणियों को मारने के लिए उन्हें लगातार अभ्यास करना पड़ा और अपने कौशल में सुधार करना पड़ा, और धीरे धीरे वे उनकी प्रवृत्ति का हिस्सा बन गए। हालांकि हान सेन के युद्ध कौशल उन्नत तो नहीं थे, लेकिन अपनी विस्फोटक क्षमता और समय निर्धारण में वह किसी महान हत्यारे से कम नहीं थे। एक हत्यारे की तरह उनके कौशल भी जीवन और मृत्यु के बीच निखर कर आए थे, और फर्क सिर्फ इतना था कि वह इंसानों की बजाय जीवों को मारते थे। लगता है कि उसमें ज़बरदस्त ताकत, गति और विस्फोटक क्षमता है, जिससे पता चलता है कि उसके जीनो पॉइंट काफ़ी ऊंचे हैं, बशर्ते वह हाइपर जीनो आर्ट्स का अभ्यास न कर रहा हो। किन शुवान ने कुछ आंकड़े देखे, लेकिन उसे ज़्यादा चिंता नहीं हुई। हान सेन का डेटा वाकई औसत से बेहतर था, लेकिन ऐसा डेटा आश्रय में कहीं भी देखा जा सकता है। बस ये थोड़ा अप्रत्याशित था कि यह हान सेन का था, प्रतिभाशाली लेकिन अशिष्ट और नीच। मैं अगली बार उसे सबक सिखाऊंगा, किन हुआन ने कड़वाहट से सोचा। हान सेन के छिपकर हमला करने के कारण उसने उसे फिर से नीच करार दिया। ज़्यादातर लोगों के लिए ये कल्पना करना वाकई मुश्किल था कि हान सेन ने छिपकर हमला करने के हुनर को अपने अभ्यास और सहज ज्ञान में शामिल कर लिया था। हान सेन स्वर्ग पुत्र के चेहरे पर वार कर सका, इसका कारण था उसका छिपकर हमला करने का हुनर। वरना उसके जैसा कोई स्वर्ग पुत्र को कभी नहीं मार पाता जिसके पास बेहतरीन जीनो पॉइंट और हाइपर जीनो आर्ट थे। चुपके से हमला करना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन यह व्यावहारिक था। घर पहुंचकर हान सेन ने अपनी माँ और हान यान के साथ खाना खाया। अगले दिन वह ईश्वर के मंदिर नहीं गया, बल्कि ट्रेन से मार्शल हॉल चला गया। हान सेन ने अतीत में केवल बुनियादी मार्शल आर्ट ही सीखी थी, और वे उन लोगों के लिए डिज़ाइन की गई थी जिनके पास कोई जीनो पॉइंट नहीं था। जैसे जैसे कोई ईश्वर के अभयारण्य में जीनो पॉइंट हासिल करने लगता, वह सामान्य रूप से और भी मजबूत होता जाता। हाइपर जीनो आर्ट्स के अभ्यास से शरीर और भी अनोखा हो जाता था, और इस अंतर के कारण उसके जैसे लोग कुछ ऐसी मार्शल आर्ट्स का अभ्यास कर पाते थे जिनका अभ्यास सामान्य लोग नहीं कर सकते थे। ये मार्शल आर्ट मार्शल हॉल के साथ साथ उन्नत कॉलेजों में भी सीखी जा सकती हैं, और मार्शल हॉल में काम करने वाले मार्शल मास्टर्स इन्हें जीविका के लिए सिखाते थे। प्राचीन काल के विपरीत ये युद्ध गुरु अपनी विरासत में मिली प्रसिद्धि पर निर्भर नहीं थे, न ही वे कोई विरासत छोड़ना चाहते थे। उनका एकमात्र लक्ष्य लाभ कमाना था। इसलिए एक छात्र जितना अधिक पैसा खर्च करता था, उतनी ही बेहतर मार्शल आर्ट सिखाई जाती थी। मार्शल आर्ट के लिए शारीरिक प्रशिक्षण की कुछ ज़रूरतें होती हैं। अगर ये ज़रूरतें पूरी न होती तो अभ्यास करना संभव नहीं होता। पहले हान सेन के पास न तो पैसा था और न ही उसकी शारीरिक स्थिति में कोई खास सुधार हुआ था।
अब 13 पवित्र जीनो पॉइंट्स और कई अन्य जीनो पॉइंट्स के साथ वह और भी मजबूत हो गया था। जेड स्किन के अभ्यास से भी उसे मदद मिली थी। अब उसकी शारीरिक स्थिति अपने साथियों में सबसे अच्छी थी। अरेस मार्शल हॉल रोका ग्रह पर प्रसिद्ध था। वहाँ की शिक्षा बहुत महंगी थी, लेकिन वहाँ सिखाई जाने वाली मार्शल आर्ट बहुत अच्छी थी। मार्शल हॉल का मालिक एक अनुभवी सैनिक था और अपनी सेवा के दिनों में बहुत प्रसिद्ध था। एक युद्ध में गंभीर रूप से घायल होने के बाद वह रेस मार्शल हॉल खोलने के लिए रोका वापस चला गया। सब लोग उस अनुभवी को बूढ़ा शैतान कहते थे। अगर आप उसे पर्याप्त पैसे देते तो वह आपको कुछ भी सिखा सकता था और आप वाकई कुछ बेहतरीन हुनर सीख सकते थे। युवक, कुछ सीखना चाहते हो? हमारे यहाँ प्राथमिक, मध्यवर्ती, उन्नत और विशेष कक्षाएं हैं। तुम यहाँ मुक्केबाजी, हथियार चलाने के हुनर और यहाँ तक कि हाइपर जेनो आर्ट भी सीख सकते हो। प्राथमिक कक्षा के लिए तुम $10,000 में कोई मार्शल आर्ट सीख सकते हो जिसे मैं प्राथमिक कहता हूँ। मध्यवर्ती कक्षा के लिए तुम $1,00,000 में कोई मार्शल आर्ट चुन सकते हो जिसे मैं मध्यवर्ती कहता हूँ। उन्नत कक्षाएं 10 लाख में और विशेष कक्षाएं 10 लाख में। इन कीमतों पर मैं तुम्हें अच्छी शिक्षा की गारंटी दे सकता हूँ। यार, तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल लग रहा है। क्या तुम सभी विशेष कक्षाओं में दाखिला लेना चाहते हो? सभी 12 मार्शल आर्ट सिर्फ 50 लाख में। बूढ़े शैतान ने लालच भरी मुस्कान के साथ हान सेन को देखा, जैसे कोई अजगर सोने को देखता है। मैं घोस्ट हैंड सीखने के लिए एक उन्नत कक्षा में दाखिला लेना चाहता हूँ। हान सेन यहाँ एक खास मकसद से आया था। उसके पिता ने ओल्ड डेविल से सीखा था और उसे बताया था कि ओल्ड डेविल के पास घोस्ट हैंड नाम की एक बेहतरीन मार्शल आर्ट है। बदकिस्मती से उसके पिता की शारीरिक स्थिति घोस्ट हैंड के लिए ज़रूरी स्तर तक नहीं पहुँच पाई थी, इसलिए वह इसे नहीं सीख सका। उसे हमेशा इस बात का अफसोस रहा और उसने हान सेन से कहा कि वह बड़ा होने पर घोस्ट हैंड सीखे। हान सेन ने अपने पिता से यह भी सुना था कि घोस्ट हैंड खास तौर पर औरतों पर असरदार होता है। हान सेन ने एक बार फिर किन्हुआन को नाराज कर दिया था और ऐसा लग नहीं रहा था कि वह इसे आसानी से जाने देगी। उसकी धौंस से बचने के लिए उसने अपने पिता के ओल्ड डेविल और घोस्ट हैंड वाले शब्दों को याद किया और इस मौके का फायदा उठाना चाहा। आखिरकार इस वक्त उसके लिए 10 लाख रुपये तो बहुत ही कम थे। हालांकि घोस्ट हैंड सबसे उन्नत में से एक है, लेकिन इसकी ज़रूरतें विशेष वर्गों से भी ज़्यादा थीं। मौका पाने के लिए आपको कम से कम म्यूटेंट जीनो पॉइंट्स ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने होंगे। आप कितने फिट हैं? बूढ़े शैतान ने हैरानी से हान सेन की तरफ देखा। इसकी ऊंची प्रवेश बाधा के कारण कुछ समय से किसी ने घोस्ट हैंड को नहीं चुना था। आप मुझे परख कर देख सकते हैं कि मैं मानकों पर खरा उतर सकता हूं या नहीं। हान सेन को भी यकीन नहीं था कि वह पास हो पाएगा या नहीं। तकनीकी तौर पर 13 पवित्र जीनो पॉइंट्स के साथ वह उन लोगों से ज़्यादा फिट होना चाहिए जिनके म्यूटेंट जीनो पॉइंट्स अधिकतम हो गए थे। शारीरिक फिटनेस टेस्ट के लिए 10,000 का शुल्क। बूढ़े शैतान ने हान सेन के सामने एक कार्ड रीडर रख दिया। हान सेन ने अपना क्रेडिट कार्ड निकाला और 10,000 का भुगतान किया और बूढ़ा शैतान उसकी उदारता से काफ़ी प्रसन्न हुआ। 1 दर्जन उपकरणों में स्कैनिंग और परीक्षण के बाद परीक्षण का परिणाम सामने आया, जिसने ओल्ड डेविल को थोड़ा आश्चर्यचकित किया। आपकी शारीरिक फिटनेस बहुत अच्छी है। आपने साधारण, आदिम और उत्परिवर्ती जीनो पॉइंट्स पर लगभग अधिकतम हासिल कर लिया होगा। क्या मैं घोस्ट हैंड सीख सकता हूँ? हान सेन ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसके म्यूटेंट जीनो पॉइंट 10 से कम थे और पवित्र जीनो पॉइंट और जेड स्किन उसकी फिटनेस की व्याख्या करेंगे। हाँ, 10 लाख। बूढ़े शैतान ने आगे कुछ नहीं पूछा और कार्ड रीडर एक बार फिर हान सेन के सामने रख दिया। अपनी मेहनत की कमाई खर्च करने को लेकर थोड़ा परेशान होते हुए भी हान सेन ने इसकी कीमत चुकाई। युवक, तुम्हारे लिए बहुत कुछ तैयार है। मेरे साथ आओ। पहले तुम्हें घोस्ट हैंड याद करना होगा। बूढ़े शैतान ने हान सेन को एक स्क्रीनिंग रूम में ले जाकर होलोग्राम चालू किया और उसे कमरे में अकेला छोड़ दिया। होलोग्राम में बूढ़ा शैतान खुद घोस्ट हैंड का अभ्यास कर रहा था। हान सेन ने कुछ देर तक देखा और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने मन ही मन सोचा, वाह, तो औरतों पर खास तौर पर असरदार से आपका यही मतलब है, पापा। घोस्ट हैंड को वास्तव में स्किन टू स्किन कहा जाना चाहिए, क्योंकि सभी गतिविधियां एक ही लक्ष्य पर केंद्रित थीं और वह था प्रतिद्वंद्वी पर चिपकना। लपेटना, रोकना और घुमाना, सभी प्रकार की गतिविधियों से शरीर को प्रतिद्वंद्वी के अंगों को कसकर फंसाने के लिए सांप की तरह कार्य करने की अनुमति मिलती थी, ताकि प्रतिद्वंद्वी के पास हमला करने का कोई रास्ता न हो। अगर प्रतिद्वंद्वी कोई महिला हो तो घोस्ट हैंड के अभ्यास से उसे महसूस किया जा सकता है। अगर वह कोई सामान्य महिला हो तो वह कुछ ही हरकतों में अभिभूत महसूस करेगी। अगर मैं किनशुवान से लड़ने के लिए घोस्ट हैंड का इस्तेमाल करूं तो वह मुझे और भी ज़्यादा विकृत समझेगी। हान सेन को अचानक इस मार्शल आर्ट को सीखने का पछतावा हुआ। हालांकि ट्यूशन की फीस वापस नहीं की जा सकती थी। ठीक है, मैं पहले इसे सीखा कर देखूंगा। हान सेन शांत हो गया और घोस्ट हैंड को ध्यान से देखने और याद करने लगा।
हान सेन ने गौर से देखा तो पाया कि यह मार्शल आर्ट उतनी बुरी नहीं थी जितनी पहली नज़र में लग रही थी। इसमें वाकई कई उन्नत कौशल थे, खासकर कुश्ती और नज़दीकी मुकाबले में। कई तो बहुत ही व्यवहारिक थे और मुश्किल वक्त में जान बचा सकते थे। इसमें वास्तव में फिटनेस, खासकर लचीलेपन के लिए उच्च आवश्यकताएं थीं। यहाँ तक कि जिन लोगों के म्यूटेंट जीनो पॉइंट अधिकतम हो गए थे, उनके लिए भी इन आवश्यकताओं को पूरा करना थोड़ा मुश्किल होगा। हान सेन के पास होने का कारण उसके पवित्र जीनो अंकों के अलावा जेड स्किन प्रशिक्षण था, जिसने उसकी लचीलापन को काफ़ी बढ़ा दिया था। ओल्ड डेविल की शिक्षण पद्धति सीधी सादी थी। आप उसके पहले से रिकॉर्ड किए गए होलोग्राम से उसकी हरकतें सीख सकते थे और फिर वह आपको जहां गलतियां होती वहां सुधारता और याद दिलाता कि कहां ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। उससे कॉमलिंक के जरिए संपर्क किया जा सकता था और उसके जवाब विस्तृत होते थे। हालांकि वह बहुत ज़्यादा पैसे लेता था, लेकिन वह शिक्षण में पूरी तरह तल्लीन रहता था। मजबूत शरीर के साथ हान सेन आधे महीने में ही घोस्ट हैंड का अभ्यास शुरू कर पाया। लेकिन सिर्फ शुरुआत करना ही काफ़ी नहीं था। ऐसी मार्शल आर्ट जिसमें इस तरह की नज़दीकी लड़ाई की ज़रूरत होती थी, सबसे खतरनाक होती थी। अगर इसमें महारत हासिल न हो तो असल लड़ाई में आसानी से मारा जा सकता था। हान सेन घोस्ट हैंट में महारत हासिल करने से पहले कभी भी गॉड सेंचुरी में जीवों का शिकार या दूसरों से लड़ाई नहीं करता था। किन शुवान, अगर तुम मुझे अकेला छोड़ दोगी तो मैं इसे जाने दूंगा। अगर तुम मुझे परेशान करने पर अड़ी रही तो मुझे तुम्हारा इस्तेमाल घोस्ट हैंट का अभ्यास करने के लिए करना पड़ेगा, हान सेन ने सोचा। टेलीपोर्ट स्टेशन पर पहुंचकर भी हान सेन किन हुआन को देखना नहीं चाहता था। इधर उधर देखते हुए जब तक वह ईश्वर के मंदिर में नहीं पहुंच गया, उसे वह दिखाई नहीं दी। स्टील आर्मर शेल्टर के अपने कमरे में आदिम तांबे के दांत वाला जानवर एक उत्परिवर्ती प्राणी बन गया था। हान सेन ने इसे पवित्र रक्त वाले प्राणी के रूप में विकसित होने देने का निर्णय लिया। आश्रय के द्वार पर स्वर्गपुत्र का गिरोह गायब हो चुका था। हान सेन को ईश्वर के अभयारण्य से निकले हुए आधा महीना हो गया था, इसलिए डॉलर का कहीं पता नहीं चला। वे ज्यादा धैर्यवान नहीं थे, इसलिए बस चले गए। दरअसल स्वर्गपुत्र जानते थे कि दरवाजे पर पहरा देना बेकार है, क्योंकि वे नहीं जानते थे कि डॉलर असल में कैसा दिखता है। इसलिए अगर वह उनके सामने से भी गुजरता तो वे उसे पहचान नहीं पाते। हान सेन आश्रय छोड़कर पहाड़ों में चला गया, शिकार करने के लिए एक दूरस्थ स्थान खोजने के लिए तैयार। घने जंगलों में घुसने के बाद इंसानी पैरों के निशान कम हो गए। हान सेन ने अकेले होने पर अपना कवच पहना और पहाड़ों में और आगे बढ़ गया। हान सेन अब साधारण जीवों का शिकार करने की परवाह नहीं करता था। वह बस उन्हें भगा देता था या अनदेखा कर देता था, और उसे केवल भोजन के लिए दुर्लभ आदिम जीवों का शिकार करने में ही रुचि थी। अब हान सेन के साधारण जीनो पॉइंट अधिकतम हो चुके थे और उनके पास 80 से अधिक आदिम जीनो पॉइंट थे, इसलिए उन्हें वास्तव में सामान्य रूप से देखे जाने वाले आदिम जीवों की आवश्यकता नहीं थी। अब उसे असल में म्यूटेंट और पवित्र रक्त जीनो पॉइंट्स की ज़रूरत थी। हान सेन अपने विकास को चारों प्रकार के जीनो पॉइंट्स के साथ पूरा करना चाहता था। अगर वह इसके लिए सिर्फ काले क्रिस्टल का इस्तेमाल करता तो ये बहुत धीमा होता। आदिम प्राणियों के लिए मुझे शिकार करने की भी ज़रूरत नहीं है। किन शुवान से मुझे जो उत्परिवर्ती पशु आत्मा मिली थी वह एक पालतू जानवर थी। अगर उसे बुलाया जाए तो वह कुछ आदिम प्राणियों को मार सकती है। हान सेन ने ब्लैकमेल से मिली काली बिल्ली के आकार की उस पशु आत्मा को देखा। उत्परिवर्ती 3 आंखों वाली बिल्ली की पशु आत्मा का प्रकार पालतू। हान सेन ने उत्परिवर्ती 3 आंखों वाली बिल्ली को बुलाया और उसकी हथेली के आकार की एक छोटी सी काली बिल्ली प्रकट हुई। वह हान सेन के पैरों को रगड़ रही थी, अपने छोटे शरीर और बड़ी आंखों के साथ बिल्कुल एक सामान्य पालतू बिल्ली जैसी दिख रही थी। क्या इतनी छोटी सी चीज़ उन जीवों को मार सकती है? हान सेन ने उसे देखने के लिए उठाया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी प्यारी चीज़ में इतनी ताकत होती है। लेकिन फिर उसने सोचा, आकार का कोई खास महत्व नहीं है। चूंकि यह एक उत्परिवर्ती पशु आत्मा थी, इसलिए यह आदिम प्राणियों का शिकार करने में सक्षम होगी। पास में घूमते हुए किसी प्राचीन त्रिकोणीय पपड़ी वाले जानवर को देखकर उसने बिल्ली को आदेश दिया, जाओ और उस त्रिकोणीय पपड़ी वाले जानवर को मार डालो। छोटे से जीव ने म्याऊं म्याऊं की और हिम्मत जुटाकर त्रिकोणीय आकार वाले जानवर की ओर दौड़ा और उसकी पूंछ पर काट लिया। त्रिकोणीय शल्क वाला जानवर झिझका और बिल्ली की तरफ देखा। अपनी पूंछ ऊपर उठाकर त्रिकोणीय शल्क वाले जानवर ने बिल्ली को बास्केटबॉल की तरह दूर फेंक दिया। उत्परिवर्ती 3 आंखों वाली बिल्ली चीखी और कांपते हुए हान सेन के पैरों के पीछे भागी। उसने मुझे धोखा दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने मुझे ये देते हुए पलक तक नहीं झपकाए। ये एक बेकार जानवर है। हान सेन ने अपनी आंखें चौड़ी करके अपने पीछे छिपी बिल्ली को घूरा। हान सेन ने कुछ और कोशिश की, पर बिल्ली वाकई बेकार साबित हुई। यहाँ तक कि सबसे कमज़ोर आदिम प्राणी तांबे के दांत वाले जानवर को भी नहीं हरा पाए। इधर उधर दौड़ा दौड़ा कर पीछा करने पर भी वह किसी उत्परिवर्ती जानवर जैसी नहीं लग रही थी। अचानक हान सेन को पशु आत्मा के प्रकार का ख्याल आया।
उसके ज्ञान के अनुसार जिन पशु आत्माओं को अकेले लड़ने के लिए बुलाया जा सकता है वे आमतौर पर या तो लड़ाकू या घुड़सवार होती हैं, जबकि उसे पालतू पशु आत्माओं के बारे में कुछ भी नहीं पता था। पालतू जानवर की आत्मा क्या होती है? ये सिर्फ मनोरंजन के लिए तो नहीं होती है ना? शिन हुआन ने मुझे सच में धोखा दिया था। मैं इसका क्या करूंगा? हान सेन का दिल बैठ गया और उसने उस तांबे के दांत वाले जानवर को मार डाला जो बिल्ली का पीछा कर रहा था। जब वह बिल्ली को वापस ले जाने ही वाला था तो बिल्ली तांबे के दांत वाले जानवर के शरीर के चारों ओर म्याऊं म्याऊं करने लगी और उसके मुंह में पानी आ गया। आगे बढ़ो। हान सेन ने उत्परिवर्ती 3 आंखों वाली बिल्ली को उत्सुकता से देखा। सामान्य लड़ाकू पशु आत्माओं और घुड़सवार पशु आत्माओं को खाने की जरूरत नहीं होती और वे घायल होने पर निर्वात में ही ठीक हो सकते थे। हान सेन से स्वीकृति प्राप्त करते हुए बिल्ली लाश की ओर दौड़ी और कुतरना शुरू कर दिया, लेकिन ये स्पष्ट था कि उसके दांत और पंजे त्वचा को तोड़ने के लिए पर्याप्त तेज नहीं थे। उदास होकर हान सेन ने खाल उतारी, खंजर से मांस काटा और बिल्ली को खिला दिया। और यह नन्ही सी चीज जरूर खा सकती थी। तांबे के दांतों वाला ये जानवर उससे कम 2 गुना बड़ा था और सारा मांस खा गया। पेट भरे जमीन पर पड़ी बिल्ली मुश्किल से हिल पा रही थी और हान सेन को उसकी चिंता होने लगी। असहाय होकर अपना सिर हिलाते हुए हान सेन ने बिल्ली को वापस ले लिया और घर वापस आने पर स्काईनेट पर पालतू पशु आत्मा के उपयोग पर शोध करने का निर्णय लिया। उत्परिवर्ती जीवों को ढूंढना इतना आसान नहीं था। हान सेन आधे महीने से ज्यादा समय से पहाड़ों में था और उसे कोई उत्परिवर्ती जीव नहीं मिला। उसे कुछ नए आदिम जीव जरूर मिले और अब उसके पास 90 से ज्यादा आदिम जीनो पॉइंट थे। पहाड़ों में अकेले शिकार करना काफी उबाऊ था, इसलिए हान सेन जब आराम कर रहे होते तो बिल्ली को बुलाकर उसके साथ खेलते और उसे खाना खिलाते थे। काले भरिंग कवच से प्राप्त सुरक्षा के कारण वह आदिम प्राणियों का शिकार करते समय भी घोस्ट हंट का अभ्यास कर सकता था। हालांकि वह अभी भी इसमें निपुण नहीं था, फिर भी उसने इस मार्शल आर्ट की खूबियों को पहचान लिया, खासकर कुश्ती में। इसका इस्तेमाल बहुत आसान था और यह कुछ ही समय में जीवों को अशक्त कर देता था। हालांकि नज़दीकी मुकाबला खतरनाक हो सकता है और कई बार ऐसा हुआ कि उसने गलत चाल चली और जीवों द्वारा उसकी जान भी जा सकती थी। पहाड़ों में 1 महीने से अधिक समय तक उन्हें एक भी उत्परिवर्ती प्राणी नहीं मिला, जबकि उन्होंने घोस्ट हंट का उपयोग करने में बहुत प्रगति की थी। बाद में हान सेन को आदिम प्राणियों का शिकार करते समय अपने कवच पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं रही। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक ये थी कि उन्होंने अंततः आदिम जीनो अंक अधिकतम कर लिए। ये सोचकर कि कुछ महीने पहले तक वह साधारण जीनो अंकों के लिए संघर्ष कर रहा था, वह अचानक बहुत अच्छे मूड में आ गया और आग जलाकर मांस भूनना शुरू कर दिया। बचाओ बचाओ। हान सेन उस उत्परिवर्ती 3 आंखों वाली बिल्ली के साथ बारबेक्यू साझा कर रहा था जिसका नाम उसने म्याउथ रखा था, जब उसने फटे कपड़ों में एक आदमी को मदद के लिए चिल्लाते हुए अपनी ओर दौड़ते देखा। वह जल्दी से उठा और उधर देखने लगा। एक नज़र में ही हान सेन ने मांस जमीन पर फेंक दिया, म्याउथ को वापस लिया और भागने लगा। दोस्त, कृपया मेरी मदद करो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा जितना तुम चाहो, आदमी भागते हुए चिल्लाया। आप अपना पैसा रख सकते हैं। हान सेन ने अपना सिर नहीं घुमाया और हताश होकर भाग गया। पैसे खर्च करने के लिए जिंदा रहना जरूरी था और कम से कम 100 मोम जानवर उसका पीछा कर रहे थे। हालांकि मोम जानवर तो आदिम जीव थे, लेकिन उनमें से हर एक का वजन 1 दर्जन टन से ज्यादा था और उनकी त्वचा बेहद सख्त थी। अगर किसी एक से टकरा जाए या कुचल जाए तो कवच पहने होने के बावजूद उसके अंदरूनी अंग शायद चकनाचूर हो जाएंगे, और ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी। यहाँ तक कि अगर किन्हुआन, स्वर्गपुत्र और मुट्ठी आदमी सभी यहाँ होते तो वे ऐसी परिस्थितियों में भाग जाते। यार, इतनी जल्दी मत करो, मुझे मदद दो, मैं तुम्हें शुक्रिया अदा करूंगा। हान सेन के पीछे उस आदमी की सांस फूल रही थी। मैं भी खतरे में हूँ, बस प्रार्थना करो। कुछ देर दौड़ने के बाद हान सेन ने अपने सामने एक चट्टान देखी जिस पर हरी लताएं लटकी हुई थीं। उसने एक बेल पकड़ी और ऊपर चढ़ने लगा। प्राप्त जीनो पॉइंट्स और घोस्ट हंट के अभ्यास का फायदा दिखने लगा था। हान सेन थोड़ी सी चढ़ाई करके हवा में था और चट्टान से निकले एक बड़े पत्थर के चबूतरे पर कूद गया। हान सेन को ऊपर चढ़ते देख वह आदमी भी दौड़कर उसके पीछे जाने लगा। वह आदमी या तो बहुत कमजोर था या बहुत थका हुआ था, इसलिए कुछ प्रयास करने के बाद वह नीचे फिसल गया। दोस्त, मदद करो। विशालकाय जानवर उसके पास से 30 फीट से भी कम दूरी पर था। वह आदमी चिल्लाने ही वाला था। रुको। हान सेन ने उस बेल को पकड़ लिया जिसे वह आदमी पकड़े हुए था और जोर से खींचने लगा। खुशी से फूला नहीं समा रहा था। वह आदमी हान सेन की ताकत का फायदा उठाते हुए चारों पैरों से चढ़ गया। जब वह जमीन से 30 फीट ऊपर था तो उसने विशालकाय जानवरों को चट्टान की ओर भागते हुए सुना। हान सेन और उस आदमी को ऐसा लगा जैसे पहाड़ भी कांप रहे हों। खींचतान और चढ़ाई के बाद वह आदमी आखिरकार प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया। प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही वह व्यक्ति ऐसे लेट गया जैसे उसे लकवा मार गया हो। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और वह बोल नहीं पा रहा था। यार, तुमने उनके साथ क्या किया?
हानसेन ने नीचे देखा और उन विशालकाय जानवरों को एक दूसरे से टकराते हुए देखा। वे उठे भी नहीं और प्लेटफॉर्म पर दहाड़ते रहे, लेकिन वे ऊपर नहीं चढ़ सके क्योंकि वे हाथियों से भी अधिक भारी थे। इसका जिक्र मत करो, अब तक की सबसे बुरी किस्मत। वह आदमी शांत हुआ, अपनी जेब से सिगरेट का एक पैकेट निकाला, एक सिगरेट जलाई और एक हानसेन को दी। तुमने मेरी जान बचाई और मैं, लिन बेइफेंग, हमेशा याद रखूंगा। मैं आश्रय में लौटने के बाद अपना आभार प्रकट करूंगा। नकद में ही सबसे अच्छा। हानसेन ने सिगरेट देखी और समझ गया कि यह आदमी जरूर अमीर होगा। श्वार्ट्सवाल्ड सिगरेट का एक पैकेट 10,000 से ज्यादा का होता है और इतने अमीर आदमी के सामने शालीनता दिखाने की कोई जरूरत नहीं थी। दोस्त, तुम्हारा नाम क्या है? लिन बेइफेंग ने हानसेन पर लाइटर फेंका। हानसेन ने लाइटर उठाया और सिगरेट सुलगा ली। श्वार्ट्सवाल्ड में उत्पादित तंबाकू से बनी ये सिगरेट शरीर के लिए हानिकारक नहीं थी और खासकर ताजगी देने वाली थीं। जो लोग ईश्वर के पवित्र स्थान में अपने जीवन को जोखिम में डाल रहे थे, उनके लिए श्वार्ट्सवाल्ड सिगरेट निश्चित रूप से स्वर्ग से भेजी गई थी। सेन, मेरा विश्वास करो, जब हम आश्रय में वापस आएंगे तो तुम जितना चाहो उतना पैसा ले सकते हो। जो समस्याएं पैसे से हल हो सकती हैं, वे मेरे लिए कोई समस्या नहीं हैं। वे कुछ देर बातें करते रहे और हानसेन समझ गया कि क्या हुआ था। लिन बेइफेंग न सिर्फ अमीर था बल्कि बेहद अमीर भी। वह खुशकिस्मत भी था कि उसे एक ऐसे आश्रय में रखा गया जहां उसके बहुत करीबी परिचित थे। इसलिए उसने ढेर सारी उत्परिवर्ती पशु आत्माएं खरीदी, कवच, हथियार, सवारी, लड़ाकू वगैरह। उसने अपने साथ शिकार करने के लिए लोगों का एक समूह भी रखा जो एक पवित्र रक्त प्राणी का शिकार करना चाहते थे। उसकी अच्छी किस्मत से उन्होंने सचमुच एक पवित्र रक्त प्राणी पकड़ लिया, लेकिन उसके बाद जो हुआ वह उतना भाग्यशाली नहीं था। जिन लोगों को उसने रखा था वे या तो मर गए या भाग गए और वह बस पहाड़ों में भाग गया। तमाम तरह के खतरों के बाद वह बच तो गया, लेकिन उसने खरीदी हुई लगभग सभी पशु आत्माएं खो दीं। अगर हानसेन न होता तो वह विशाल जानवरों द्वारा मारा जाता। सेन, हमारा ग्लोरी शेल्टर यहाँ से कितनी दूर है? लिन बेइफेंग ने पूछा। ये तुम्हारा गौरव आश्रय है। हानसेन हंसा। लिन बेइफेंग चौंक गया। सेन, क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैं स्टील आर्मर शेल्टर से आया हूं और वहां से वापस आने में मुझे 2 सप्ताह लगते हैं। अरे, मैं तो सचमुच किसी और शरण स्थल की सीमा में हूँ। लिन बेइफेंग बहुत उदास था। ग्लोरी शेल्टर में उसके दोस्त थे और उसके लिए मांस और जानवरों की आत्माएं खरीदना आसान था। लेकिन हो सकता है कि किसी दूसरे शेल्टर में उसे कोई जानता न हो, इसलिए पैसे होने पर भी उन्नत मांस और जानवरों की आत्माएं खरीदना मुश्किल होता। अरे, तुमने मैमू जानवरों का क्या किया? वे कितने जिद्दी हो रहे हैं। हानसेन ने फिर नीचे देखा और मैमू जानवर अभी भी वहीं थे, दहाड़ रहे थे और अपने पिछले पैरों पर खड़े होकर पत्थर के चबूतरे पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। ओह, मैं चल रहा था और मुझे भूख लगी, तो मैंने एक युवा विशाल जानवर को चरते हुए देखा और... लिन बेइफेंग ने कड़वाहट से कहा। यह दुर्भाग्यपूर्ण था। लगता है हम कुछ समय के लिए यहाँ फंस गए हैं, इसलिए उनके जाने से पहले आइए एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करें। हानसेन हंसा। ठीक है, चलो ऐसा करते हैं। लिन बेइफेंग ने मुस्कुराते हुए सहमति जताई और हानसेन के पास पहुंची। सेन, मुझे बहुत प्यास लगी है। क्या मैं आपके पानी के थैले से पानी पी सकती हूँ? 10,000 प्रति कप, हानसेन ने आंखें सिकुड़ते हुए कहा। अरे, अच्छा बनने का क्या हुआ? लिन बेइफेंग चिल्लाया। आप भुगतान कर रहे हैं, मैं बेच रहा हूँ। क्या यह अच्छा नहीं है? लेकिन आपका पानी बहुत महंगा है। ये स्नो स्प्रिंग ग्रह के पानी से भी ज्यादा महंगा है और 10,000 में इसकी कुछ बोतलें खरीदी जा सकती हैं। आपके पास जो पानी है वह स्नो स्प्रिंग ग्रह का पानी नहीं हो सकता। लिन बेइफेंग ने हानसेन के पानी के थैले पर नजर डाली और कहा, हालांकि यह सिर्फ एक कुंड का पानी है, हमें नहीं पता कि हम यहाँ कब तक फंसे रहेंगे। इस समय पानी ही जीवन है और पानी के बिना हम एक हफ्ते में ही मर जाएंगे। और तुम्हें लगता है कि यह इसके लायक नहीं है? हानसेन मुस्कुराया। यह इसके लायक है, लेकिन मेरा बटुआ रास्ते में खो गया था। क्या आप इसे मुझे उधार दे सकते हैं और जब हम आश्रय स्थल पर पहुंचेंगे तो मैं आपको दोगुना भुगतान कर दूंगा? लिन बेइफेंग ने कहा। हम एक दूसरे को जानते नहीं और तुम पर अभी भी मेरी जीवन रक्षा की फीस बकाया है, और अब तुम उधार में पानी लाना चाहते हो। तुम मेरे लिए इसे बहुत मुश्किल बना रहे हो। हानसेन दुविधा में दिख रहा था। तेगुना नहीं, चौगुन सौदा। हानसेन ने अपना कप निकाला और लिन बेइफेंग के लिए 1 कप पानी डाला। लिन बेइफेंग ने पानी एक घूंट में पी लिया और खाली कप 3 बार वापस करके और पानी मांगा। आज के लिए बस इतना ही। मेरे पास ज्यादा पानी नहीं है और इसे बचाना है। हमें अभी भी नहीं पता कि मैमू जानवर कब जाएंगे। लिन बेइफेंग के चौथी बार पूछने पर हानसेन ने पानी की थैली रख दी। सेन, आप इतने मजबूत, इतने बहादुर और इतने प्रभावशाली हैं कि आप पहाड़ों की गहराई में अकेले शिकार करने में सक्षम हैं। तुम क्या चाहते हो? हानसेन ने आंखें घुमाईं।
लिन बेइफेंग हान सेन के पास गया और बोला, सेन, यहाँ आते समय मेरी पशु आत्मा पूरी तरह से नष्ट हो गई। अब जब मेरे पास कोई पशु आत्मा नहीं है तो मैं बहुत असुरक्षित महसूस करता हूँ। क्या आपके पास बेचने के लिए अतिरिक्त पशु आत्माएं हैं? जानवरों की आत्माओं की बात करें तो हानसेन ने हाल ही में कई आदिम जानवरों को मारा था और उसे कोई जानवर की आत्मा नहीं मिली थी। हो सकता है कि उसने अपनी किस्मत उन 2 पवित्र रक्त वाले जानवरों की आत्माओं पर खर्च कर दी हो जो उसे मिली थीं। कोई जानवर आत्मा नहीं। क्या आप कुछ आदिम मांस झटकेदार लेंगे? हाँ बिल्कुल, 10,000 प्रति पीस। सेन, ये तो बहुत छोटा टुकड़ा है। 8 दिनों तक पत्थर के प्लेटफॉर्म पर फंसे रहने के बाद भी उन्हें ऐसा नहीं लगा कि विशालकाय जानवर कभी वहां से निकल पाएंगे। हम अब और इंतजार नहीं कर सकते, हमें कोई रास्ता निकालना ही होगा, हान सेन ने लिन बेइफेंग से गंभीरता से कहा। हमारे पास अभी भी कुछ खाना और पानी है, इंतजार करते हैं, और हो सकता है कि झुंड पीछे हटने वाला हो। लिन बेइफेंग के मन में विशालकाय जानवरों को लेकर एक डर बना हुआ था। हान सेन ने कहा, हमारे पास अभी भी पानी और भोजन है, साथ ही शारीरिक शक्ति भी। जब हम सब कुछ इस्तेमाल कर लेंगे तो हमारे पास कोई मौका नहीं बचेगा। लेकिन इतने झुंड के साथ यह कैसे संभव है? लिन बेइफेंग ने कड़वाहट से कहा। तो हमें ऊपर चढ़ना होगा। हान सेन ने ऊपर चट्टान की ओर इशारा किया। लिन बेइफेंग ने बादलों में सीधे खड़ी चट्टान को देखा और अचानक कांप उठे। क्या हम ऐसा करने में सक्षम हैं? हमें ऐसा करना ही होगा। यह मरने का इंतजार करने से बेहतर है और हमें ऊपर चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम थोड़ा ऊपर चढ़ सकें और खड़े होने की जगह पा सकें तो हम बस घूमकर चट्टान के दूसरी तरफ उतर सकते हैं, हान सेन ने कहा। सेन, मैं सहमत हूँ, लिन बेइफेंग ने तुरंत कहा। बहुत बढ़िया, अब हम बेलों की मदद से चढ़ाई शुरू करेंगे। हान सेन ने एक बेल पकड़ी, ये सुनिश्चित किया कि वह काफ़ी मजबूत है और चढ़ाई शुरू कर दी। सेन, तुम बहुत फिट हो, तुमने म्यूटेंट जीनो पॉइंट्स की अधिकतम सीमा पार कर ली होगी। लिन बेइफेंग ने चढ़ना बंद कर दिया क्योंकि उसे लगा कि उसकी बाहें बहुत दर्द कर रही हैं, जबकि हान सेन अभी भी तेजी से चढ़ रहा था। रुको, वहाँ ऊपर एक चट्टान निकली हुई है, हम वहाँ जाकर आराम कर सकते हैं। हान सेन ने लिन बेइफेंग की ओर देखा। सेन, मैं नहीं जा सकता, क्या हम वापस नीचे चलें? तुम यहीं रुको, मैं पहले ऊपर जाऊंगा और फिर तुम्हें बेल से ऊपर खींच लूंगा। हान सेन चारों पैरों से चढ़ने लगा और वह इतना तेज था कि ऐसा लग रहा था जैसे वह जमीन पर चल रहा हो, जिससे लिन बेइफेंग दंग रह गया। हान सेन को चट्टान तक पहुंचने और बेल की मदद से लिन बेइफेंग को ऊपर खींचने में थोड़ा समय लगा। चट्टान एक मेज के आकार की थी। दोनों चट्टान पर दुबक गए और चारों ओर देखने लगे। चट्टान इतनी खड़ी थी कि अगर बेलें न होती, जो चट्टान के केवल एक हिस्से को ही ढक रही थी, तो चढ़ने का कोई रास्ता नहीं था। सेन, चलो 2 दिन यहीं रुकते हैं और अगर वे हमें नहीं देखेंगे तो शायद विशालकाय जानवर चले जाएंगे। चट्टान बहुत खड़ी है और मैं तुम्हारी तरह फिट नहीं हूँ। मैं सचमुच ऊपर नहीं जा सकता, लिन बेइफेंग ने चिंतित होकर कहा। ठीक है, तुम यहीं आराम करो और मैं जाकर देखता हूँ कि कोई रास्ता है या नहीं। अगर है तो मैं तुम्हारे लिए वापस आऊँगा, अगर नहीं है तो हम मेमू जानवरों के जाने का इंतजार कर सकते हैं, हान सेन ने कहा और चढ़ने के लिए उठ खड़ा हुआ। सेन, तुम मुझे नहीं छोड़ोगे? लिन बेइफेंग ने एक छोटी बच्ची की तरह हान सेन के कपड़े पकड़ लिए। चिंता मत करो, जब तुम पर मेरा इतना सारा पैसा बकाया है तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ। हान सेन ने लिन बेइफेंग के कंधे पर थपथपाया और वहां से चला गया। हान सेन ने घोस्ट हंट का अभ्यास किया था, इसलिए वह चढ़ाई में खास तौर पर अच्छा था। अब वह काफ़ी मजबूत हो गया था, इसलिए उसके लिए चढ़ाई ज़्यादा मुश्किल भी नहीं थी। हान सेन कुछ 100 फीट ऊपर चढ़ गया, फिर भी उसे चट्टान के अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया। बेलें ऊपर की ओर बढ़ती रहीं और वह सोच रहा था कि उनकी जड़ें कहाँ हैं। हान सेन थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा था और नीचे जाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन फिर से देखने पर उसे लगा जैसे उसके ऊपर कोई चट्टान उभरी हुई है। मैं ऊपर चट्टान पर चढ़कर देखूंगा, अगर कोई रास्ता नहीं है तो मैं नीचे जाकर खा पी लूंगा। शायद हम विशालकाय जानवरों से आगे निकल जाएं, हान सेन ने फैसला किया और चढ़ता रहा। पत्थर हान सेन की कल्पना से कहीं ज्यादा दूर और बड़ा था। उसका आकार बास्केटबॉल कोर्ट के आधे के बराबर था। जब वह पत्थर पर चढ़ा तो हान सेन की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। पत्थर पर पेड़ की टहनियों और लताओं से बना एक घोंसला था। ये किसी विशाल अबाबील के घोंसले जैसा लग रहा था, जिसने पत्थर का लगभग आधा हिस्सा घेर रखा था। घोंसले में कम से कम 3 फुट ऊंचा एक अंडा रखा था। वाह, इतना बड़ा अंडा! इसे देने वाला जीव कितना बड़ा होगा? हान सेन सिहर उठा। वह जीव अभी यहाँ नहीं था, लेकिन उसने ये सोचने की हिम्मत नहीं की कि अगर वह वापस आ गया तो क्या होगा। बड़े होने का मतलब जरूरी नहीं कि वह उन्नत था। मैमू जानवर विशाल जरूर थे, लेकिन सिर्फ आदिम जीव थे। हालांकि चट्टान पर घोंसला बनाने और अंडे देने की क्षमता ने साबित कर दिया कि वह जीव कोई साधारण जीव नहीं था। ये संभवतः एक पवित्र रक्त वाला जीव हो सकता है।
यदि अंडा किसी पवित्र प्राणी का होता तो हान सेन उसे खोना नहीं चाहता। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद हान सेन अंडे के पास गया और अपनी खंजर की नोक से अंडे के खोल में एक छेद कर दिया। अपनी जेब से एक तिनका निकाला और उसे छेद में डालकर चूसने लगा। अचानक मीठा रस हान सेन के मुंह में भर गया। पवित्र रक्त प्राणी स्टॉर्मबर्ड का अंडा खाया गया। कोई पवित्र जीनो पॉइंट प्राप्त नहीं हुआ। हालांकि कोई पवित्र रक्त जीनो पॉइंट प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन यह तथ्य कि अंडा वास्तव में एक पवित्र रक्त प्राणी था हान सेन को खुश कर गया। यह इतना बड़ा अंडा था जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 10 पवित्र जीनो पॉइंट थे कि उसे इस बात पर ज़रा भी हैरानी नहीं हुई कि उसे एक निवाला खाने से कोई पॉइंट नहीं मिला, और उसके पास पहले से ही कुछ पवित्र जीनो पॉइंट थे और वह पूरे 10 पॉइंट नहीं ले सकता था। इसलिए अगर वह भाग्यशाली रहा तो उसे सिर्फ 6 या 7 ही मिल सकते थे। लेकिन पवित्र जीनो अन्न प्राप्त करना इतना कठिन था कि कुछ अधिक अन्न भी काम आ सकते थे। हान सेन उस स्ट्रॉ से पानी चूस रहा था जिसका इस्तेमाल वो अपने पानी के थैले से पीने के लिए करता था जब वो उन जीवों से छिप रहा था जिन्हें हिलने डुलने की ज़रूरत नहीं थी। अंडे का रस चूसने के लिए भी ये अप्रत्याशित रूप से काम का था। अंडा इतना बड़ा था कि जब हान सेन ने आखिरकार एक पवित्र जीनो पॉइंट मिलने का संकेत सुना तो वह इतना भर गया कि और नहीं पी सका। हान सेन ने स्ट्रॉ निकाला और फिर छेद को मिट्टी से बंद कर दिया। स्ट्रॉ वापस रखकर वह बेल के सहारे नीचे उतरा। सेन, तुम्हें इतनी देर क्यों लगी? क्या कोई रास्ता है? हान सेन को ऊपर से आते देख लिन बेइफेंग, जो काफी चिंतित था, ने तुरंत धीमी आवाज में पूछा ताकि नीचे बैठे विशालकाय जानवरों को पता न चले। नहीं, ये शीशे की तरह खड़ी है और हमारे पास जाने के लिए कहीं नहीं है। हान सेन ने अपना सिर हिलाया। लिन बेइफेंग ने निराश होकर कहा, तब हमारे पास झुंड के चले जाने का इंतजार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कोई बात नहीं, हमारे पास अभी भी कुछ खाना और पानी बचा है। हान सेन अब सचमुच बहुत समय ले रहा था क्योंकि वह कच्चा अंडा जल्दी खत्म नहीं कर सकता था और उससे पहले वह वहां से नहीं जाएगा। वे रात बिताने के लिए पत्थर पर दुबक गए और अगली सुबह हान सेन और अंडे खाने के लिए ऊपर चढ़ गया। उसने ऊपर जाकर सील तोड़कर अंडे से पानी पीने से पहले यह सुनिश्चित किया कि घोंसले में कोई जीव तो नहीं है। सेन, तुम फिर से ऊपर क्यों चढ़ रहे हो? लिन बेइफेंग ने आश्चर्य से पूछा जब हान सेन नीचे आया। ऊपर पवित्र रक्त वाले जीव हैं और मैं वहां दावत कर रहा था। क्या तुम लोग साथ चलना चाहोगे? हान सेन हंसा। तुम इसे रख सकते हो। लिन बेइफेंग ने उसकी तरफ देखा और उसकी एक भी बात पर यकीन नहीं किया। अगर वाकई पवित्र रक्त वाले जीव होते भी तो भी हान सेन उनके लिए ज्यादा मुमकिन था। हान सेन हर रोज अंडे का रस चुराने के लिए ऊपर चढ़ता था और उसे घोंसले में लौटते हुए कोई पवित्र प्राणी नहीं मिला। हान सेन को लगा कि अंडे के माता पिता का शायद पहले ही शिकार कर लिया गया होगा, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से हर बार अंडे से पानी पीने के बाद वह घोंसले के अंदर रहने के बजाय लिन बेइफेंग के पास वापस चला जाता था। लिन बेइफेंग ने बस यही मान लिया था कि हान सेन रास्ता ढूंढने ऊपर जा रहा होगा। 2-3 दिन इंतजार करने के बाद लिन बेइफेंग ने नीचे देखा और कोहरे की वजह से उसे यकीन नहीं था कि मैमो जानवर चले गए हैं या नहीं। सेन, क्या हम थोड़ा नीचे जाकर देख लें कि वे चले गए हैं या नहीं? लिन बेइफेंग अब दिन में गर्मी और रात में चट्टान पर ठंड बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। चलो, सुरक्षित रहने के लिए 2 दिन और इंतजार करते हैं। अगर वे हमें अभी देख लेते हैं और 1 हफ्ते तक इस जगह की रखवाली करते हैं तो हमारे पास खाना खत्म हो जाएगा। हान सेन के जीनो पॉइंट ज्यादा थे, इसलिए उसने पिछली रात मैमो जानवरों को जाते हुए सुना था, लेकिन वह अभी नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसने अंडा पूरा नहीं खाया था। लिन बेइफेंग को लगा कि यह बात सही है, इसलिए वह डटा रहा। हालांकि 2 दिन बाद भी लिन बेइफेंग ने हान सेन को रोजाना चढ़ते देखा। बैलें बस एक छोटे से हिस्से को ढंक रही थी और अगर हान सेन सिर्फ रास्ता ढूंढ रहा था तो उसे पहले ही चढ़ना चाहिए था, तो फिर वह चढ़ता क्यों रहा? यह क्या है? लिन बेइफेंग ने सोचा, फिर भी उसे अभी भी विश्वास नहीं था कि पवित्र रक्त वाले प्राणी हो सकते हैं। सेन, आप हर दिन चढ़ाई क्यों करते हैं? लिन बेइफेंग खुद को रोक नहीं सका और पूछा। मैंने तुमसे कहा था वहां पवित्र रक्त वाले जीव हैं और मैं उन्हें खाने जा रहा हूं, हान सेन ने उत्तर दिया। क्या आप मुझे अपने साथ ले चलेंगे? लिन बेइफेंग को हान सेन की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वह बहुत उत्सुक था। ठीक है, हैंसन मुस्कुराया, एक बेल पकड़ी और चढ़ना शुरू कर दिया। लिन बेइफेंग ने उसका पीछा किया, लेकिन वह इतना कमजोर था कि वह आधे रास्ते में ही रुक गया और पूछा, सेन, मुझे रुकना होगा। तुम कहाँ जा रहे हो? हम लगभग पहुंच ही गए हैं। यहीं रुको, मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगा। हान सेन छिपकली की तरह ऊपर चढ़ गया। थोड़ी देर में लिन बेइफेंग ने ऊपर से एक बेल फेंकी हुई देखी। खुद को बेल से बांधकर उसने हान सेन की ताकत उधार ली और ऊपर चढ़ गया। जब वह पत्थर के पास पहुंचा तो लिन बेइफेंग अंडे का आकार देखकर दंग रह गया। हे भगवान, इतना बड़ा अंडा! क्या ये पवित्र रक्त है? हाँ, यह एक पवित्र रक्त प्राणी का अंडा है। हान सेन ने सिर हिलाया। अरे, ये तो सचमुच पवित्र रक्त का अंडा है।
सेन, तुम कमाल हो। लिन बेइफेंग को सुखद आश्चर्य हुआ। उसने मुट्ठी से अंडा तोड़ दिया और पीना चाहा। अपनी जीभ बाहर निकालकर प्रतीक्षा करते हुए लिन बेइफेंग ने देखा कि अंडे का रस बाहर नहीं निकल रहा है और उसने कुछ बार और अंडे को तोड़ा, जिससे अंडे के छिलके में एक बड़ा छेद हो गया। अंडे का रस कहाँ है? लिन बेइफेंग ने खोखले अंडे के खोल के अंदर शून्य दृष्टि से देखा। मैंने इसे पी लिया। हान सेन ने आंखें झपकाईं। तुमने इसे पी लिया? लिन बेइफेंग ने हान सेन की ओर देखा। कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें ये बताया था और अपने साथ आने का न्योता दिया था। मुझे लगा था कि तुम आना नहीं चाहते। हान सेन ने हाथ फैलाए। लिन बेइफेंग को इतना पछतावा हुआ कि वह उसी समय आत्महत्या करने को तैयार हो गया। सेन, मुझे पता ही नहीं था कि तुम सच कह रहे हो। चट्टान पर पवित्र रक्त का अंडा होने की कल्पना कौन कर सकता था? अगर मुझे पता होता तो मैं आता, चाहे मेरे सारे अंग टूट ही क्यों न जाते। बेइफेंग, चिंता मत करो। अगली बार जब मुझे कोई पवित्र रक्त का अंडा मिलेगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। हान सेन मुस्कुराया और उसके कंधे पर थपथपाया। सेन, अगली बार जब ऐसी कोई अच्छी बात हो तो मुझे ज़रूर बताना। पैसा कोई समस्या नहीं है और मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें फिर कभी मना नहीं करूंगा। लिन बेइफेंग परेशान हो गया। मैं वादा करता हूं। हान सेन ने उसे ये शब्द सुनने के लिए ही उसे ऊपर लाने की बहुत कोशिश की थी। लिन बेइफेंग जैसे लोग अच्छे ग्राहक बनते हैं। लिन बेइफेंग ने एक पल आह भरी, अंडे के छिलके को तोड़कर अपने साथ ले गया। वह देखना चाहता था कि क्या वह उसमें से कुछ पवित्र जीनो पॉइंट उबाल सकता है। 100 साल में भी नहीं, हान सेन ने खुद से हंसते हुए कहा। जब वे चट्टान के नीचे पहुंचे तो मैमो जानवर पहले ही वहां से जा चुके थे, इसलिए दोनों स्टील आर्मर शेल्टर में वापस चले गए। जब वे पहुंचने वाले थे, हैंसेन मुस्कुराए और लिन बेइफेंग से कहा, बेइफेंग, मेरी प्रतिष्ठा यहाँ बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए मैं आपके साथ अंदर नहीं जाऊंगा। मैं आपसे फिर मिलूंगा। लिन बेइफेंग ने जल्दी से कहा, सेन, तुम मुझे क्या समझते हो? हम एक साथ मौत से गुजरे हैं और जो भी तुम्हारा अनादर करेगा मैं उसे मार डालूंगा। कोई बात नहीं, मुझे जाना है और कोई परेशानी नहीं चाहता। बस अकेले ही अंदर जाऊं। हान सेन को अपने जैसे बातूनी इंसान पर यकीन नहीं था, इसलिए उसने अलविदा कहा और सबसे पहले आश्रय में दाखिल हुआ। स्टॉर्मबर्ड के अंडे ने हान सेन के 5 और पवित्र जीनो पॉइंट जोड़ दिए, जो उसकी उम्मीद से कम थे, लेकिन यह अपने आप में एक आश्चर्य था, इसलिए यह फिर भी बहुत अच्छा था। अब हान सेन के पास 18 पवित्र जीनो पॉइंट थे। यह अफसोस की बात थी कि उसे इससे कोई जानवर की आत्मा नहीं मिली, लेकिन यह बिल्कुल सामान्य बात थी, क्योंकि 10 जीवों को मारने से भी जानवर की आत्मा मिलने की गारंटी नहीं होती। हान सेन पहले ही भाग्यशाली हो गया था। हान सेन खुशी खुशी अपने कमरे में लौट आया और उसे ईश्वर के अभयारण्य से टेलीपोर्ट कर दिया गया। स्टेशन से निकलने से पहले एक दुबली पतली आकृति ने उसका रास्ता रोक लिया। स्टेशन मास्टर, कैसा संयोग है। हान सेन मन ही मन करा उठा। वह किन शुवान के साथ अपने मनमुटाव को पूरी तरह भूल गया था। मेरे साथ आओ, किन शुवान ने ठंडे स्वर में युद्ध कक्ष की ओर चलते हुए कहा। वह इस बात से परेशान थी कि हान सेन पिछली बार उसे मारने में कामयाब रहा था और वह उसे जाने देने से पहले उसकी पिटाई करना चाहती थी। अध्याय 31, निःशुल्क प्रशिक्षण साथी। मैं उससे लड़ूंगा, आखिरकार वह एक औरत ही है, हान सेन ने खुद से फुसफुसाया। हान सेन जानता था कि शिन हुआन उसे अकेला नहीं छोड़ेगी, चाहे वह खुद को कितना भी रोक ले। इसलिए वह अब ऐसा नहीं करेगा। उसने घोस्ट हैंक में लगभग महारत हासिल कर ली थी और उसके लिए उस पर इसका अभ्यास करना बहुत अच्छा होगा। जब हान सेन लड़ाकू सूट में किन शुवान के सामने खड़ा हुआ तो उसने कोई कसर नहीं छोड़ी और उसे लेग स्वीप से लात मार दी। हान सेन, जो छिपकर हमला करने में माहिर था, जब तक उसे छिपकर हमला करने का कोई मौका नहीं मिलता, उसकी हार तय थी। इसलिए किन शुवान ने पहले वार किया और हान सेन को कोई मौका नहीं दिया। लेकिन उसने फिर भी एक बड़ी गलती कर दी थी। उसने अभी भी हान सेन को गंभीरता से नहीं लिया था और उसे अपना प्रतिद्वंद्वी नहीं समझा था। वह बस उसकी धज्जियां उड़ाना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी आधी ताकत भी नहीं लगाई। उसके मन में वह अभी भी अज्ञानी गधा सन की था, एक नौसिखिया जिसे आश्रय में किसी के द्वारा भी धमकाया जा सकता था। किन शुवान वास्तव में हान सेन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, इसलिए वह जोर से वार नहीं कर रही थी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि हान सेन के पास अब 18 पवित्र जीनो पॉइंट थे और वह जेड स्किन का अभ्यास कर रहा था। हालांकि वह उसके जितना फिट नहीं था, लेकिन उनके बीच का अंतर भी ज्यादा नहीं था। उसके पैर को सहलाते देख हान सेन उस जगह गया जहां किन हुआन पहुंच नहीं सकता था और उसने अपने हाथों से उसका पैर मोड़ दिया। वह तुरंत संतुलन खो बैठी और जमीन पर गिर पड़ी। हान सेन ने तुरंत खुद को उसके खिलाफ दबाया और उसके अंगों को जकड़ लिया। किन हुआन को उससे ऐसी चतुर चाल की उम्मीद नहीं थी और जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह फंस गई और मुक्त नहीं हो सकी। गुस्से और शर्म से भरकर उसने घोस्टहैंड की चालाक चालों के कारण संघर्ष किया और असफल रही। अगर वह पूरी ताकत से संघर्ष करती तो उसके हाथ उखड़ जाते या टूट भी जाते।
हान सेन के जाल में फंसकर वह शर्मा गई और उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि हान सेन ने उसे पहली ही चाल में हरा दिया था। वह उसे सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। स्टेशन मास्टर, क्या मैं जीत गया? हान सेन मन ही मन खुश हुआ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बूढ़े शैतान की सीख काम करेगी। मैंने तो किन जुबान को भी हरा दिया। तुम कभी नहीं जीतोगे। किन हुआन गुस्से में आ गई और उसने हार मानने से इनकार कर दिया। कोई और होता तो शायद ठीक होता, लेकिन इस घिनौने सनकी के आगे वह अपना सिर नहीं झुकाती। किन शुवान दहाड़ी और एक सुनहरे शेर का रूप धारण कर लिया जो एक आदमी से भी ऊंचा था। हान सेन तुरंत उससे दूर जा गिरा और शेर उस पर झपटा। बेईमान, हम किसी भी जानवर की आत्मा का उपयोग नहीं करने पर सहमत हुए हैं, हान सेन जल्दी से चिल्लाया। शिनहुआन रुक गया क्योंकि उसका शेर का पंजा उस पर लगने ही वाला था। उसने पिछली बार वादा किया था कि वह जानवरों की आत्माओं का इस्तेमाल नहीं करेगी, लेकिन हालात के चलते वह ये बात पूरी तरह भूल गई थी। ठीक है, कोई जानवर आत्मा नहीं। किन्हुआन चुपके से शर्मा गई, अपनी जानवर आत्मा वापस ले ली और अपनी मुट्ठी से हमला कर दिया। हान सेन अभी भी घोस्टहैंड पर पूरी तरह से काबू नहीं पा सका था और उसकी फिटनेस और अनुभव किन शुवान के मुकाबले कम थे। हालांकि उसने उसकी 20 से ज्यादा हरकतों का विरोध किया, फिर भी वह हार गया। किन हुआन कुछ नहीं बोली और मुंह फेर लिया। दरअसल उसे शर्म आ रही थी क्योंकि अगर उसने अपनी राक्षसी आत्मा का इस्तेमाल न किया होता तो वह हान सेन से छुटकारा नहीं पा पाती। यानी उस पल वह हार चुकी थी। मैं अभी भी उतना मजबूत नहीं हूं। मेरे जीनो पॉइंट्स और युद्ध कौशल उसके आसपास भी नहीं थे। हान सेन जानता था कि वह इतने कम समय में स्टील आर्मर शेल्टर के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को नहीं पकड़ सकता था, जबकि वह अभी भी थोड़ा निराश था कि वह उससे 30 चालें भी नहीं झेल सका। नहाने के बाद भी शिन हुआन शर्मा रही थी। वह सचमुच शर्मिंदा थी कि एस फ्रीक ने उसे इतनी मुश्किल स्थिति में डाल दिया था। कुछ तो गड़बड़ है। हालांकि उसकी कुश्ती के हुनर बुरे नहीं थे, लेकिन बिना अच्छी फिटनेस के वो मुझे हरा नहीं सकता था। उसने इतने सारे जीनो पॉइंट कैसे हासिल कर लिए? किन शुवान ने अचानक सोचा। उसने जल्दी से हान सेन के कॉम्बैट सूट में इकट्ठा किए गए डेटा को पुकारा। किन हुआन ने अपने होंठ भींच लिए और कड़वाहट से गाली देते हुए कहा, उस कमीने ने अपने म्यूटेंट जीनो पॉइंट्स पहले ही पूरी कर लिए होंगे। वो बस मुझे कम आंकने के लिए कमज़ोर बनने का नाटक कर रहा था। साले सनकी, मैं तुझसे कभी सुलह नहीं कर पाऊंगी। उसके बाद से जब भी हान सेन टेलीपोर्ट स्टेशन से गुजरता, शिन जुवान उसे हमेशा युद्ध कक्ष में बुला लेती। हान सेन खुशी खुशी उसकी बात मान गया। घोस्टहैंड जैसे कुश्ती कौशल के लिए वाकई बहुत अभ्यास की ज़रूरत होती है, और किन शुवान जैसे अच्छे प्रशिक्षण साथी के साथ वह अपनी तकनीकें ज़्यादा निखार नहीं पा रहा था। थोड़ा सा दर्द उसके फायदे के आगे कुछ भी नहीं था। यदि शिनहुआन न होती तो हान सेन केवल अपनी जान जोखिम में डालकर ही अभ्यास कर सकता था, जो उसके साथ होने वाली लड़ाई से कहीं अधिक खतरनाक था। बेशक हान सेन इस बात का पूरा ध्यान रखता था कि उसे पता न चले कि वह उसका इस्तेमाल कर रहा है। हर बार वह जानबूझकर उसे परेशान करता ताकि वह उसे युद्ध कक्ष में बुलाती रहे। किन शुवान ने हान सेन को कई बार टोका, लेकिन फिर भी वह इससे उबर नहीं पाए। हर बार जब वह उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखती तो उसे गुस्सा आ जाता और उसे पीटने का मन करता। ये लगभग उसकी आदत बन गई थी। हान सेन द्वारा खिलाया गया तांबे के दांत वाला जानवर उत्परिवर्ती प्राणी बनने के 2 महीने बाद बैंगनी रंग का और आकार में बड़ा हो गया था। मैं दुनिया में आगे बढ़ पाऊंगा या नहीं, ये सब तुम पर निर्भर है। प्लीज़ जल्दी से एक पवित्र प्राणी बन जाओ। हान सेन ने उसकी त्वचा के बैंगनी रंग को देखा और सोचा कि अब समय आ गया है। स्थिति को देखते हुए एक उत्परिवर्ती प्राणी को पवित्र रक्त प्राणी में विकसित होने में लगभग 3 महीने लगेंगे। यह अवधि न तो बहुत लंबी थी और न ही बहुत छोटी। अधिकांश लोगों के लिए केवल 3 महीनों में किसी पवित्र रक्त प्राणी का शिकार करना लगभग असंभव था। यहाँ तक कि किन शुवान भी शायद 1 साल तक किसी पवित्र रक्त प्राणी का शिकार नहीं कर पाती। अब इस काले क्रिस्टल के साथ हान सेन हर 3 महीने में एक संपूर्ण पवित्र रक्त प्राणी अपने पास रख सकता था, जो अविश्वसनीय था। बस मुझे पर्याप्त समय दो और मैं आसानी से सभी 4 प्रकार के जीनो पॉइंट्स को अधिकतम करके विकसित हो सकता हूँ। तब तक मैं निश्चित रूप से पवित्र रक्त अभिजात वर्ग का खिताब हासिल कर लूंगा। हान सेन उत्साहित हो रहा था। घर लौटते हुए उसे टेलीपोर्ट स्टेशन पर शिनहुआन नहीं दिखी। हो सकता है कि वह इस खेल से थक गई हो या बस व्यस्त हो। स्टेशन के बाहर उसने सड़क किनारे एक लड़की को खड़ा देखा और रुक गया। यह जू शी थी, वह लड़की जो झांग डैनफेंग और उसके साथ बड़ी हुई थी। जू शी एकल अभिभावक परिवार से थी और उसकी मां ने हान सेन के पिता की कंपनी में काम करके उसका पालन पोषण किया था। उसकी देखभाल करने वाला कोई न होने के कारण उसकी मां अक्सर उसे काम पर ले जाती थी और वह हमेशा झांग डैनफेंग और हान सेन के साथ खेलती थी। बाद में हान सेन को पता चला कि जू शी के पिता अभी भी जिंदा हैं और उन्होंने उसकी मां और उसे ढूंढ लिया। अपने पिता की घटना के बाद हान सेन के पास उसके परिवार के बारे में और जानने की हिम्मत नहीं थी।
लेकिन उसने सुना कि वह एक नाजायज़ बेटी थी और उसके पिता ने उसे अपनी पत्नी के निधन के बाद ही वापस लिया था। सेन, जू शी ने भी हान सेन को देखा और चिल्लाया, तुम यहाँ क्यों हो? हान सेन ने हैरान होकर पूछा। सेन, मैं 16 साल से ऊपर की हो गई हूँ और अब मैं भगवान के मंदिर में प्रवेश कर सकती हूँ, जू शी ने हंसते हुए कहा। इतनी जल्दी? हान सेन चौंका। उसके मन में जू शी एक छोटी बच्ची थी और अब वही ईश्वर के मंदिर में भी प्रवेश कर सकती थी। मैं तुमसे बस कुछ ही महीने छोटी हूँ, मुझे बच्चा मत समझो, जू शी ने असंतुष्ट होकर कहा। सचमुच, समय कितना तेजी से बीतता है। हान सेन ने उसके सुगठित शरीर को देखा और मुस्कुराया। अब वह छोटी बच्ची नहीं रही। हान शिन की नज़र पड़ते ही जू शी शर्मा गई। जब वह कुछ कहने ही वाली थी कि इंजन की गर्जना हुई और उन्होंने सड़क किनारे खड़े एक निजी विमान से एक अच्छे कपड़े पहने युवक को उतरते देखा। वह युवक लगभग 20 वर्ष का था और अकेले उस निजी विमान की कीमत ही 10 मिलियन से अधिक थी। बहन, मैंने पहले ही कहा था कि हमारे निजी टेलीपोर्ट उपकरण का इस्तेमाल करो। टेलीपोर्ट स्टेशन पर हमें कुछ परेशान करने वाले लोगों का मिलना लाजमी है। उन नौजवानों ने हान सेन की तरफ देखा तक नहीं और सीधे जू शी के पास चले गए। भाई, वह मेरा बचपन का दोस्त है, जू शी ने जल्दी से समझाया। ठीक है, हमें वापस चलना चाहिए। युवक ने उसकी बात अनसुनी कर दी, उसका हाथ पकड़ा और उसे विमान में ले गया। सेन, मैं वापस आऊंगी, जू शी ने जाने से पहले हान सेन से धीरे से कहा। युवा लोग हान सेन को चेतावनी देने के लिए वापस लौटे, तुम्हारे जैसे लोग उसके दोस्त बनने के लायक नहीं हैं। उसे अकेला छोड़ दो वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? हान सेन ने उसकी ओर देखा। तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है? युवक अचानक आगे बढ़ा और हान सेन के पेट के निचले हिस्से पर घुटने से वार किया। वह हान सेन के बहुत करीब था और उसकी गति अविश्वसनीय थी। उसका घुटना अचानक हान सेन की ओर आ गया। हान सेन शांत दिखे, लेकिन मन ही मन व्यंग किया, कुश्ती के लिए घोस्टहैंड से बेहतर कुछ नहीं है। अब तो किंशुवान भी मुझे पास नहीं आने देगी। एक तरफ झुककर हान सेन ने उसके घुटने से बचते हुए एक पैर जमीन पर टिका दिया। हान सेन ने भी युवक की गर्दन पकड़ ली और जोर से खींचा। टकराना! युवक अचानक अपना संतुलन खो बैठा और फर्श पर गिर पड़ा। जमीन पर लेटे लेटे वह हान सेन को हैरानी से देखता रहा और उठना ही भूल गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका वार बेकार जाएगा और उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि हान सेन ने उसे नीचे गिरा दिया है। सेन, क्या हुआ? चीजें बिगड़ती देख जू शी विमान से नीचे दौड़ी और जल्दी से उस युवक को ऊपर आने में मदद की। कुछ नहीं, बस मर्दों के बीच की एक रस्म है। देर हो गई है और मुझे जाना है। चलो कभी साथ में खाना खाते हैं। हान सेन मुस्कुराया, अलविदा कहा और रेलवे स्टेशन चला गया। भाई, तुम ठीक हो? जू शी ने युवक से पूछा। दिलचस्प, सचमुच दिलचस्प। युवक ने हान सेन को अजीब सी मुस्कान के साथ जाते हुए देखा। युवक को मुस्कुराते देख जू शी अचानक चिंतित हो गई। भाई, उस पर गुस्सा मत करो। उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। वह मुझे तब भी गिरा सकता था जब उसका ऐसा कोई इरादा ना हो। अगर उसका ऐसा कोई इरादा होता तो क्या मैं फोंग जिंग की मारा जाता? उसने आंखें सिकोड़ते हुए कहा। भाई, मेरा यह मतलब नहीं था। जू शी घबरा गई और उसे समझ नहीं आया कि कैसे समझाए। कोई बात नहीं बहन, जैसा उसने कहा, ये मर्दों के बीच की रस्म थी और मैं उसका बदला चुकाऊंगी। फैंग जिंकी ने घबराई हुई नज़रों से उस तरफ देखा जहां हान सेन गया था। कुछ दिनों बाद उसे घर पर खाने पर बुला लेना। क्या? जू शी ने फोंग जिंकी को देखा और उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। हान सेन इन दिनों शिकार करने ज्यादा दूर नहीं जाता था। वह अकेला ही रहता था, इसलिए जब तक वह ऐसी जगह न जाए जहां कोई न जाता हो, उसे किंशुवान, सन ऑफ हेवन या फिस्ट गाय के गिरोहों से पहले उत्परिवर्ती या पवित्र रक्त वाले जीव मिलने की संभावना नहीं थी। हान सेन स्काईनेट पर गए और पोलोनाइट नामक एक फोरम में लॉग इन किया, जिसके सदस्य अलग अलग ग्रहों के लोग थे जो वर्तमान में गॉड सेंचुरी में संघर्ष कर रहे थे। यहाँ एक ही आश्रय के लोग अपनी जानकारी और ज़रूरतों का आदान प्रदान कर सकते थे। हालांकि एलायंस की एक समान आधिकारिक वेबसाइट थी, लेकिन लोगों के लिए पोलोनाइट पर जाना ज़्यादा आसान था क्योंकि आपको बस एक यूज़रनेम की ज़रूरत थी। आधिकारिक साइट पर आपको अपनी असली पहचान के साथ पंजीकरण करना होगा। हान सेन नहीं चाहता था कि उसकी पहचान किसी को पता चले, इसलिए वह स्टील आर्मर शेल्टर के उस हिस्से में गया जहां बहुत सारी चौकियां थीं, लगभग 1000 या उससे अधिक प्रतिदिन। उन्होंने पोस्टिंग देखी, जिनमें से ज़्यादातर खरीद फरोख्त से जुड़ी थीं और फिर कुछ भर्ती से जुड़ी जानकारी भी थी। उदाहरण के लिए, अमीर लोग बच्चे की सुरक्षा या मदद के लिए उसी आश्रयगृह से कुछ लोगों को काम पर रखने के लिए पैसे खर्च करते थे। हाल ही में हान सेन की किस्मत खराब हो गई थी। न सिर्फ उसे कोई भी समान जीव या पवित्र रक्त वाला जीव नहीं मिला, बल्कि उसे कोई भी पशु आत्मा भी नहीं मिली। इसलिए उसने पैसे के लिए काम करने का फैसला किया। हान सेन ने कुछ देर ब्राउज किया और एक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी की पोस्टिंग देखी।
उसे ये देखकर हैरानी हुई कि वह पोस्ट लिन बेइफेंग ने ही की थी। हान सेन ने उसे पिछली बार मिलने के बाद से नहीं देखा था। उसे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उसने स्टील आर्मर शेल्टर में भी पोस्ट किया था। लिन बेइफेंग न सिर्फ अच्छे लोगों की भर्ती कर रहा था, बल्कि जानवरों की आत्माओं और उत्परिवर्ती प्राणियों के मांस के लिए भी प्रस्ताव दे रहा था। उसे सभी अच्छी चीज़ें चाहिए थीं और वह उनके लिए पैसे देने को तैयार था। उसके ट्रेड पर आने वाले लोग ज़्यादातर सिर्फ दर्शक ही थे। आखिरकार उत्परिवर्ती प्राणियों के मांस और जानवरों की आत्माओं की मांग इतनी ज़्यादा थी कि कोई भी आसानी से नहीं बिकता था। हान सेन ने कुछ देर तक अन्य धागों को खंगाला और जल्द ही उसे एक संतोषजनक नौकरी मिल गई। कई युवा लोग, जो अभी अभी ईश्वर के पवित्र स्थान में आए थे, आदिम जीवों को मारने के लिए एक कुशल शिकारी को काम पर रख रहे थे। शर्त ये थी कि उन्हें अकेले ही 10 आदिम जीवों से निपटना और उनकी रक्षा करना था। एक शब्द में कहें तो यह एक बच्चों की देखभाल का काम था, इन नौसिखियों को आदिम प्राणियों से लड़ते हुए देखना और खतरे का सामना करने पर उन्हें बचाना। ये काम मुश्किल तो नहीं था, पर काफ़ी परेशानी भरा ज़रूर था। आमतौर पर अनुभवी लोग ऐसा काम नहीं करते, लेकिन इन नौजवानों को अच्छी तनख्वाह मिल रही थी। हर दिन उनकी सुरक्षा के लिए 10,000 रुपये और एक कॉन्ट्रैक्ट कम से कम आधे महीने का था। हान सेन ने उनके द्वारा छोड़े गए नंबर पर एक टेक्स्ट मैसेज भेजा और न तो कोई वॉइसमेल छोड़ा और न ही अपनी कोई तस्वीर भेजी। वह नहीं चाहता था कि उसकी निजी जानकारी लीक हो, इसलिए उसने पोलोनाइट को चुना था। वह आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकता था, जहां सब कुछ कानून द्वारा नियंत्रित और संरक्षित था, लेकिन उसे अपनी असली पहचान के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने होंगे। थोड़ी देर बाद उन्हें जवाब मिला, जिसमें कहा गया था कि उन्हें ये देखना होगा कि वह कितनी अच्छी तरह लड़ सकता है, उसके बाद ही उसे नौकरी पर रखा जाएगा। हान सेन को इससे कोई आपत्ति नहीं हुई और उन्होंने स्टील आर्मर शेल्टर में एक निश्चित समय और स्थान पर मिलने के लिए हामी भर दी। मिलने के लिए राजी होने के बाद हान सेन ने खिड़की बंद नहीं की, बल्कि ट्रेडिंग सेक्शन में नज़र दौड़ाना जारी रखा। अपने कांसे के अर्धचंद्राकार भाले के नष्ट हो जाने के बाद वह अपने लिए एक हथियारनुमा जानवर की आत्मा ढूंढना चाहता था, लेकिन उसे जानवर की आत्मा नहीं मिली थी। हान सेन कोई हथियार या जानवर की आत्मा नहीं, बल्कि मानव निर्मित मिश्र धातु से बना धनुष और तीर खरीदने की कोशिश कर रहा था। अल्फा मिश्र धातु के हथियार अब आदिम जानवरों को आसानी से मार सकते थे, लेकिन उत्परिवर्ती जीवों को नहीं। ये सस्ते भी नहीं थे और आमतौर पर आदिम पशु आत्माओं से भी ज़्यादा महंगे थे। हान सेन ज़्यादातर हथियार इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन उसने तीरंदाजी पर खूब मेहनत की थी, क्योंकि उसने ईश्वर के मंदिर में प्रवेश करने से पहले कुछ दूरी पर अकेले शिकार करने की योजना बनाई थी। लेकिन उससे एक बात छूट गई। उसके पास अच्छे धनुष बाण नहीं थे और उनके बिना वह किसी भी प्राणी की खाल भी नहीं भेज सकता था। अब उसने कुछ पैसे कमा लिए थे और अब उसके लिए मिश्र धातु का धनुष बाण खरीदना संभव हो गया था, और वह तीरंदाजी से शिकार करना चाहता था। आखिरकार ये शिकार करने का एक सुरक्षित और शक्तिशाली तरीका था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि ईश्वर के अभयारण्य में केवल वही व्यक्ति जिसने आखिरी वार किया था, उसे ही पशु आत्मा प्राप्त करने का मौका मिलता था। और जब संभावित अप्रत्याशित लाभ की बात आती है, तो तीरंदाजी शीर्ष 3 तरीकों में से एक होनी चाहिए। तीरंदाजी के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, इसलिए ज़्यादातर लोग तलवारें और चाकू पसंद करते थे। धनुष बाण बेचने के बारे में ज़्यादा पोस्ट नहीं थे। हान सेन पैसे बचाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वह कुछ पुराना सामान खरीदना चाहता था। अल्फा एलॉय धनुषों की कीमत 10 लाख से ज़्यादा थी, जो उसके लिए बहुत महंगा था। अच्छी बात यह थी कि तीरंदाजी की अलोकप्रियता के कारण ज़्यादा प्रतिस्पर्धी खरीदार भी नहीं थे। हान सेन ने 7 दिन पहले लिखी एक पोस्ट देखी, जो किसी ऐसे व्यक्ति की थी जो दूसरे देवता के अभयारण्य जाने वाला था और अपना सारा सामान बेचने की योजना बना रहा था। एक मिश्र धातु धनुष और 6 मिश्र धातु तीरों को छोड़कर सारा सामान बिक गया। ब्लैक वैडर श्रृंखला से एक धनुष और सेबर श्रृंखला से तीर। हान सेन ने कुछ समय तक तीरंदाजी का अभ्यास किया था और सभी प्रकार के धनुष और तीरों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया था। हथियार बनाने के लिए मिश्र धातु का सख्त होना ज़रूरी नहीं था, क्योंकि अगर वह बहुत सख्त हो तो उसकी धार टूट सकती थी। हालांकि सख्त मिश्र धातु आसानी से घिसती नहीं थी। धनुष और बाण भी कोई अपवाद नहीं थे। ब्लैक वैडर धनुष में 3 प्रकार के मिश्र धातुओं का प्रयोग होता था। धनुष को लचीला और कठोर बनाए रखने के लिए 2 मिश्र धातुओं को धनुष बनाने में मिलाया जाता था, और डोरी बनाने में प्रयुक्त मिश्र धातु और भी विशेष थी, जिसके निर्माण की विधि पर कुछ अंतरतारकीय धातु उत्पादन कंपनियों का एकाधिकार था। ब्लैक वैडर श्रृंखला मिश्र धातु धनुषों की एक क्लासिक श्रृंखला थी और इसकी कीमतें बहुत ज़्यादा थीं। सबसे सस्ता वॉन्डरर्स बो $2 मिलियन का था और उसकी कीमत में कोई तीर या तरकश शामिल नहीं था। डाक में बिक्री के लिए रखा गया धनुष ब्लैक वैडर श्रृंखला का डूम्सडे था, जिसकी दुकान में कीमत $6,680,000 थी। इसकी अधिकतम सीमा 2,400 फीट तक पहुंच सकती थी।
इस धनुष से कृपाण बाण 900 फीट से भी अधिक दूरी से स्टील के कवच और अधिकांश आदिम प्राणियों की खाल को भेद सकते थे। हालांकि डूम्सडे की डोरी खींचने के लिए 7.0 की शक्ति रेटिंग की आवश्यकता होती थी। आमतौर पर केवल वे ही 7.0 शक्ति रेटिंग तक पहुंच सकते थे जिनके म्यूटेंट जीनो पॉइंट अधिकतम हो चुके थे, और यह आवश्यकता केवल डोरी खींचने के लिए थी। जब तक आप हर बार केवल एक ही वार से मार नहीं सकते थे ताकि आपको दूसरी बार खींचने की जरूरत न पड़े, धनुष का उपयोग करने के लिए आपको 8.0 से अधिक की रेटिंग की आवश्यकता होगी। आमतौर पर यदि किसी ने मूल, आदिम और उत्परिवर्ती जीनों बिंदुओं पर अधिकतम सीमा पार कर ली है तो उसकी शक्ति रेटिंग 10.0 तक पहुंच जाएगी, लेकिन कई लोग अपनी रेटिंग 8.0 तक पहुंचने से पहले विकास को पूरा करने और द्वितीय भगवान के अभयारण्य में जाने का विकल्प चुनेंगे। कोई आश्चर्य नहीं कि कोई भी इस धनुष को नहीं खरीदेगा। जो लोग धनुष चलाना जानते हैं वे इतनी कम रकम की परवाह नहीं करेंगे और सेकंड हैंड हथियार से पैसे बचाने की कोशिश करेंगे। जो लोग इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते वे इसे खरीदने की भी जहमत नहीं उठाएंगे। हान सेन ने पोस्टर पर एक संदेश भेजा और धनुष बाण के लिए $10 लाख की पेशकश की, जिसकी कुल कीमत शायद किसी दुकान पर $7 लाख से ज्यादा होगी। सोने की कुल्हाड़ी बेचकर मिले $6 मिलियन में से उसने सिर्फ $2 अपने पास रखे और बाकी अपनी मां को दे दिए। घोस्टहैंड सीखने में $10 लाख खर्च करने के बाद उसे यकीन नहीं था कि वह सिर्फ $10 लाख में धनुष बाण खरीद पाएगा या नहीं। पोस्ट करने वाले ने कोई जवाब नहीं दिया। या तो वह ऑफलाइन था या फिर अपनी पेशकश का जवाब देकर उसे गरिमा प्रदान नहीं करना चाहता था। हान सेन आधे घंटे से ज्यादा इंतजार करता रहा और लगभग उम्मीद छोड़ चुका था। उसने दूसरे पोस्ट भी देखे लेकिन कुछ नहीं मिला। ठीक है, अभी तो कुछ सस्ता सामान ही चाहिए। शायद कुछ दिनों में मुझे कोई एरो बीस्ट सोल मिल जाए, हान सेन ने खुद को दिलासा दिया और नहाने चला गया। जब वह स्क्रीन के सामने वापस आया तो उसने पाया कि पोस्टर ने उसे एक संदेश भेजा था जिसमें केवल एक प्रसिद्ध व्यापारिक साइट का वेब पेज था जहां कीमत 1 मिलियन अंकित थी। हान सेन खुशी से उछल पड़ा और पुष्टि के बाद उसने सामान का भुगतान कर दिया। जल्द ही सामान भेज दिया गया और अगले दिन प्लेनेट रोका पहुंच गया। गॉड सेंचुरी का उपयोग गठबंधन में उत्पादित वस्तुओं के परिवहन के लिए एक स्थानांतरण स्टेशन के रूप में किया जा सकता था, इसलिए विभिन्न ग्रहों के बीच कई लेन देन इसी तरह पूरे किए जाते थे और यह अंतर्तारकीय अंतरिक्ष यान की तुलना में बहुत तेज भी था। अगली सुबह हान सेन को एक रोबोट डाकिया से एक पार्सल मिला। उस पर हस्ताक्षर करने के बाद वह उसे खोलने के लिए बेताब था। काले और बैंगनी धातु के धनुष में चांदी की डोरी जैसी डोरी थी। धनुष को हाथ में थामते ही हान सेन को तुरंत शक्ति का एहसास हुआ। धनुष भी बहुत सावधानी से रखा गया था और एक छोटी सी खरोंच के अलावा लगभग नया सा लग रहा था। 6 नए सेबर मिश्र धातु के तीर ठंडी चमक से चमक रहे थे। हान सेन को हैरानी हुई जब उनके साथ एक मैचिंग तरकश भी आया। वह इस्तेमाल किया हुआ था लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ था। मेरे हाथ में धनुष है, दुनिया मेरी है। अगली बार जब मैं स्वर्गपुत्र से कोई पवित्र रक्त प्राणी चुराऊंगा तो मुझे उसके पास जाने का जोखिम नहीं उठाना पड़ेगा। हान सेन ने धनुष पर हाथ फेरा और हंसा। आसपास कोई शूटिंग रेंज न होने के कारण हान सेन बस कुछ ही बार डोरी खींचने की कोशिश कर पाया। डोरी वाकई काफी भारी थी। अपनी पूरी ताकत के बावजूद वह सिर्फ 1 दर्जन बार ही डोरी खींच पाया, तभी उसकी बाहों में दर्द होने लगा। बुरा नहीं, हान सेन को सुखद आश्चर्य हुआ। उसने हाल ही में अपनी ताकत का परीक्षण नहीं किया था, लेकिन अब उसकी रेटिंग 8.0 से ज्यादा होनी चाहिए, वरना वह इस धनुष का इतना अच्छा इस्तेमाल नहीं कर पाता। हान सेन पास की एक हथियार की दुकान पर गया और 20 थंडर तीर और 20 स्काईफॉल तीर खरीदे। 50 तीर रखने वाला तरकश तीरों के बावजूद थोड़ा खाली लग रहा था। हालांकि इन तीरों के नाम प्रभावशाली थे, लेकिन असल में ये सस्ते थे। हर थंडर तीर की कीमत सिर्फ 1000 थी और सिर्फ तीर का सिरा मिश्र धातु से बना था। ये बहुत सख्त था और हड्डियों या सीपियों से आसानी से टूट जाता था। स्काईफॉल तीर और भी सस्ते थे, 100। वे कृपाण तीरों जैसे दिखते थे लेकिन उतने कारगर नहीं थे। हान सेन ने स्काईफॉल तीर सिर्फ अभ्यास के लिए खरीदे थे क्योंकि थंडर तीर आसानी से टूट जाते थे और 6 कृपाण तीर अभ्यास के लिए इस्तेमाल करने लायक नहीं थे। हान सेन अपने नए धनुष डूम्सडे से काफी देर तक खेलता रहा और उसे उससे प्यार हो गया। जब अपने युवा ग्राहकों से मिलने का समय हुआ तो हान सेन अपना धनुष बाण लेकर ईश्वर के मंदिर में प्रवेश कर गया। जब वे वहां पहुंचे जहां उन्हें मिलना था तो उन्होंने देखा कि दर्जनों लोग जैविक कवच पहने कई युवकों को घेरे हुए थे और उन्हें एहसास हुआ कि वे अकेले उम्मीदवार नहीं थे। रोजाना घूम घूम कर $10,000 कमाना कई लोगों को बड़ी बात लगती थी। आखिरकार एक आदिम प्राणी की कीमत तो बस कुछ $100 ही होती थी और मरे हुए प्राणी का शिकार करने और उसे इधर उधर ले जाने में भी काफी ऊर्जा लगती थी। हान सेन ने भीड़ को देखकर भौहें चढ़ाईं और मुंह मोड़ने को तैयार हो गया। वह बस कुछ पैसे कमाने के लिए कोई आसान नौकरी ढूंढना चाहता था। इतनी प्रतिस्पर्धा में वह कोई और नौकरी ढूंढना चाहता था।
जब वह जाने को तैयार हुआ तो हान हाओ और कुछ लोग वहां आ गए। ऐसा लग रहा था कि वे भी उन युवकों को लेने आ रहे थे। अच्छा अच्छा, गधा सन की खुद यहाँ है, धनुष और तीर के साथ तेज दिख रहा है। क्या आप भी स्वामियों की रक्षा करने आए हैं? हान हाओ के बगल में एक युवक ने अतिशयोक्ति के स्वर में उसका उपहास किया। उसकी बात ने भीड़ का ध्यान खींचा, क्योंकि स्टील आर्मर शेल्टर में एसफ्री काफी मशहूर था। लोग अचानक हान सेन को टोकते हुए नजर आए। गधा सनकी, तुम अपने आप को क्या समझते हो? गधा सनकी, क्या तुम मूल प्राणियों को भी हरा सकते हो? इस बात की अधिक संभावना है कि युवा मालिकों को उसकी रक्षा करनी होगी। एसफ्रीक इतना बदनाम था कि उसे गालियों की बौछार कर दी गई। पैसे देने वाले युवक उनके पास आए और उनमें से एक, जिसके चेहरे पर कठोर और टेढ़े चेहरे थे, ने उत्सुकता से हान सेन को देखा और कहा, तुम वही महान एसफ्रीक हो? हाँ, हान सेन ने सहजता से उत्तर दिया। उसे यह कोई बुरी बात नहीं लगी, क्योंकि पूरे स्टील आर्मर शेल्टर में वही अकेला था जिसने शिनहुआन के नितंब में छुरा घोंपा था। यह एक तरह से उपलब्धि ही थी। युवक स्पष्टतः हान सेन के बारे में जानने को उत्सुक था। अचानक उसने कहा, तुम भी नौकरी के लिए यहाँ आए हो? हान सेन ने सिर हिलाया, अगर आपको यह विचार पसंद नहीं है तो मैं अभी जा सकता हूँ। नहीं, यदि आपके पास कोई प्रश्न नहीं है तो हम यहीं अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, युवक ने तुरंत कहा। युवक का फैसला सुनते ही भीड़ में शोर मच गया। युवक के दोस्त भी हैरान रह गए। उन्होंने युवक को एक तरफ खींचा और कहा, युआन, ये तो एसफ्रीक है। तुम इसके साथ क्या करोगे? ये सही है, युआन। अगर हम खतरे में हैं तो वह शायद हमसे भी तेज भागेगा। ये सिर्फ पैसे की बर्बादी है। मैंने उसे काम पर रख लिया है और बाकी आप चुन सकते हैं, युआन नाम के युवक ने जोर देकर कहा और हान सेन के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके बाद बाकी लोगों ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और कुछ और अनुभवी उम्मीदवारों को चुन लिया। हान हाओ ने उन्हें अपना म्यूटेंट बीस्ट सोल हथियार दिखाया और उन्हें चुन लिया गया। हान हाओ के साथ आए दोनों लोगों ने भी अपनी कुशलता दिखाई और उन्हें नौकरी मिल गई। गधा सनकी, अपने युवा मालिक की दयालुता और जिज्ञासा के कारण तुम भाग्यशाली हो, उन दोनों में से एक, लियू फैंग ने हान सेन के पास से गुजरते हुए कहा। मेरी किस्मत हमेशा अच्छी रही है, हान सेन ने धीमे स्वर में कहा। ग्राहकों ने आदिम जीवों के शिकार में उनकी सुरक्षा के लिए 10 अनुभवी लोगों को चुना था। ऐसी टीम के साथ वे झुंड में भी आदिम जीवों का शिकार कर सकते थे। जिन लोगों को काम पर रखा गया था वे अच्छे मूड में थे और हर समय ग्राहकों की चापलूसी करने की कोशिश करते रहते थे। वे उन युवकों की पृष्ठभूमि को अच्छी तरह समझते थे जो उन्हें पैसे दे रहे थे। ग्राहकों के पास वाकई बहुत अच्छे युद्ध कौशल थे और उन्होंने जरूर आलीशान स्कूलों से स्नातक की उपाधि प्राप्त की होगी। हालांकि वे अभी अभी ईश्वर के अभयारण्य में आए थे, फिर भी उनकी फिटनेस और कौशल हान सेन के नए आगमन के समय से कहीं बेहतर थे। बस उन्हें शिकार का अनुभव कम था। जब ग्राहक आदिम जीवों का शिकार कर रहे होते थे तब हान सेन सिर्फ तीरंदाजी का अभ्यास कर रहे होते थे। शुरुआत में उन्होंने तीरंदाजी का अभ्यास इसलिए चुना था क्योंकि इसमें दूसरे हथियारों की तुलना में कम मेहनत लगती थी। सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली में तलवारबाजी या चाकू से लड़ने की उन्नत तकनीकें सीखना उनके लिए मुश्किल था, जबकि तीरंदाजी के लिए उन्हें बस सटीकता की जरूरत थी। हान सेन अभी भी डूम्सडे के प्रदर्शन और विशेषताओं को जान रहा था, इसलिए उसने अभ्यास के लिए आसपास के कुछ पेड़ों को अपने लक्ष्य के रूप में चुना था। अरे पागल, तुम तो बस जगह घेर रहे हो। तुम बेकार में गोली क्यों चला रहे हो और हमारे ग्राहकों को नज़रअंदाज क्यों कर रहे हो? लियू फैंग हान सेन के व्यवहार से उलझन में पड़ गया और उसके शॉट्स को तिरस्कार से देखने लगा। तुम 60 फीट के दायरे में भी गोली नहीं चला सकते। हान सेन ने लियू फैंग की तरफ देखा तक नहीं कोई जवाब दिया। वह बस तीर चलाने की कोशिश कर रहा था और एक निशाने पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा था, इसीलिए उसके निशाने गड़बड़ लग रहे थे। उसे रहने दो, ये तो बस एक दान का काम था। हमारे ग्राहकों को उससे मदद की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। दूसरे कर्मचारी हंसे। ये सच है, बस शुक्रगुजार रहो, गधे। लियू फैंग थूक कर बाकी लोगों में शामिल हो गया। मत कहो कि तुम मुझे जानते हो। हान हाओ को हान सेन से फुसफुसाने का मौका मिल गया और वह अपने दोस्तों के साथ हंसने के लिए वापस चला गया। ग्राहक अविश्वसनीय प्रगति कर रहे थे। शुरुआत में उन्हें कुछ सहायता की जरूरत थी, लेकिन जल्द ही वे बेहतर हो गए और कुछ खतरनाक आदिम जीवों का अकेले ही शिकार करने लगे। वास्तव में पॉश स्कूलों में शिक्षण के बेहतरीन परिणाम मिले। जो लोग एकीकृत अनिवार्य शिक्षा में थे वे बिना किसी पूर्व अनुभव के अकेले आदिम प्राणियों का शिकार करने का साहस नहीं कर सकते थे। सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था कि सबकी सतर्कता खत्म हो गई। जब ग्राहक 3 आदिम चित्तीदार जानवरों का शिकार कर रहे थे तो उनमें से एक जानवर ने मरा हुआ होने का नाटक किया और जब एक युवा ग्राहक उसके पास पहुंचा तो उसने उस पर हमला कर दिया। हान हाओ और अन्य लोगों को इसकी उम्मीद नहीं थी और चित्तीदार जानवर ग्राहक के इतने करीब आ गया था कि वे उसे बचा नहीं पाए। पल भर में चित्तीदार जानवर के पंजे युवक की नाजुक गर्दन पर थे। युवा ग्राहक बहुत डर गया। उसे अफसोस हो रहा था कि उसने अपना एलॉय हेलमेट नहीं पहना था।
लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। देखने वाले सभी लोग डर के मारे चीख पड़े। वाह! एक तीर उसके चेहरे के पास से उड़कर उस चित्तीदार जानवर की बाईं आंख में लगा। जानवर चीखकर जमीन पर गिर पड़ा। हान हाओ और बाकी लोग उस धब्बेदार जानवर के पास पहुंचे और उसकी लाश को टुकड़ों में काट दिया। गधे सनकी, तुमने तीर क्यों चलाया? तुमने किंग को लगभग चोट पहुंचा दी। लियू फैंग ने पलटकर हान सेन को डांटा। अन्य लोग भी उसके पीछे पीछे हान सेन की आलोचना करने लगे। वे मन ही मन शर्मिंदा थे, लेकिन आत्मचिंतन करने के बजाय उन्होंने हान सेन को दोषी ठहराना चुना। उनके विचार में हान सेन ने उस जानवर को केवल शुद्ध भाग्य से गोली मारी थी, क्योंकि एसफ्रीक कभी भी किसी भी चीज में इतना अच्छा नहीं हो सकता। दफा हो जाओ, युआन अचानक उदास चेहरे के साथ चिल्लाया। क्या तुमने सुना, एसफ्रीक? युआन ने तुम्हें जाने के लिए कहा था, लियू फैंग चिल्लाया। मैं तुम्हें जाने दे रहा हूं। युआन ने लियू फैंग को ठंडी निगाहों से देखा। मैंने तुम्हें हमारी रक्षा के लिए पैसे दिए थे, और जब किंग खतरे में था तब तुमने क्या किया? कुछ नहीं, और तुमने तो उस अकेले आदमी को भी दोषी ठहराने की कोशिश की जिसने अपना काम किया था। तुम सब यहाँ से चले जाओ, और मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहता। युआन, आप हमें जाने दे सकते हैं, लेकिन हमारे अनुबंध के अनुसार यह एक उल्लंघन है। आपको हमें बाकी पैसे देने होंगे, लियू फैंग ने व्यंग्य किया। बस जाओ। युआन ने उन पर पैसों की कुछ गड्डियां फेंक दी और फिर उनकी तरफ नहीं देखा। लियू फैंग और बाकी लोगों ने पैसे उठा लिए। हालांकि वे गुस्से में थे, लेकिन उन्होंने ग्राहकों को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वे जानते थे कि ये युवा ग्राहक कौन हैं। उन्होंने हान सेन की ओर देखा और कहा, श्रीमान, हम आश्रय से बहुत दूर हैं, इसलिए कृपया सावधान रहें, क्योंकि आप किसी अविश्वसनीय व्यक्ति पर भरोसा कर रहे हैं। युआन ने उत्तर दिया, वह आपसे 100 गुना अधिक विश्वसनीय है। काम पर रखे गए लोगों ने युआन के सामने अपना गुस्सा व्यक्त करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वे चले गए। गधा, तुम्हारा तीर बहुत शक्तिशाली था। बाकी लोगों के भाग जाने के बाद किंग ने शाबाशी दी। वह हान सेन को गधा सनकी नहीं कहना चाहता था, लेकिन उसे अजीब तरह से पता चला कि वह उसका नाम नहीं जानता। युआन ने कहा, डूम्सडे का इस्तेमाल करने के लिए उसकी रेटिंग 7.0 तक पहुंच गई होगी। बेशक ये शक्तिशाली था, 7.0, लेकिन उन्होंने कहा कि वह किंग और अन्य ग्राहक हान सेन और उसके धनुष को अविश्वास से देखते रहे। आखिरकार एसफ्रीक की कहानी इतनी प्रसिद्ध थी कि वे भी इसके बारे में जानते थे। मेरा मतलब कम से कम 7.0 है। उसने अभ्यास में इतने सारे तीर चलाए, और अगर उसकी ताकत 8.0 तक नहीं पहुंची होती तो यह निश्चित रूप से उसके लिए इतना आसान नहीं होता। युआन ने हान सेन की ओर देखते हुए कहा। 8.0। वे और भी आश्चर्यचकित हो गए और हान सेन को ऐसे देखते रहे जैसे उन्होंने उसे पहले कभी नहीं देखा हो। 8.0 रेटिंग वाला कोई भी व्यक्ति फर्स्ट गॉड सेंचुरी में काफ़ी आगे होगा, इसलिए वे विश्वास नहीं कर सकते थे कि एसफ्रीक इतना मजबूत होगा। मुझे अपना धनुष आजमाने दो। एक ग्राहक को अभी भी युआन की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। हान सेन मुस्कुराया और डूम्सडे उसे थमा दिया। युवा ग्राहक ने उसे दोनों हाथों से पकड़ा और डोरी खींचने की कोशिश की, लेकिन डोरी हिली तक नहीं। उसने कुछ और कोशिश की, फिर भी डोरी नहीं खींच पाया। हालांकि वे बड़े स्कूलों से स्नातक थे और बचपन में हाइपर जीनो आर्ट्स का अभ्यास करते थे, लेकिन उनके शरीर में जीनो पॉइंट्स का कोई बदलाव नहीं आया था, इसलिए उनकी ताकत ज़्यादा से ज़्यादा 3.5 तक ही पहुंच पाती थी, जो डूम्सडे के इस्तेमाल के लिए ज़रूरी सीमा से काफ़ी कम थी। तुम बहुत कमज़ोर हो, मुझे करने दो। एक और ग्राहक ये सब देख नहीं सका और धनुष पकड़ लिया। वह भी कुछ कोशिशों के बाद असफल हो गया था। युआन को छोड़कर सभी ने कोशिश की और कोई भी डोरी नहीं खींच पाया। तभी वे हान सेन से प्रभावित हुए। तीरंदाजी बहुत कम लोग करते थे और इसमें बहुत मेहनत लगती थी, इसलिए ज़्यादातर लोग धनुष बाण के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे। डूम्सडे कितना अच्छा है, इसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। मिसाल के तौर पर हान हाओ और उसके दोस्तों को पता ही नहीं था कि हान सेन का धनुष लाखों का है, वरना वे उसका इतना मजाक नहीं उड़ाते। ग्राहकों ने हान सेन को कम आंकना बंद कर दिया, खासकर इसलिए क्योंकि हान सेन ने भी किंग की जान बचाई थी। उन्होंने उसका नाम पूछा और तब से उसे सेन कहकर पुकारने लगे। आखिरकार ईश्वर का अभयारण्य एक ऐसी दुनिया थी जहां केवल शक्तिशाली लोगों का सम्मान किया जाता था, और हान सेन की तीरंदाजी और ताकत वास्तव में प्रभावशाली थी। सेन, क्या तुम हमें असली तीरंदाजी दिखाओगे? किंग ने प्रस्ताव रखा। बाकी सभी ग्राहक बड़ी उत्सुकता से हान सेन की ओर देख रहे थे। मेरी तीरंदाजी की कुशलताएं साधारण हैं, हान सेन ने हंसते हुए कहा। विनम्र मत बनो। जब कोई बहुत अधिक विनम्र होता है तो वह वास्तव में घमंडी होता है, किंग ने कहा। ठीक है, तो मैं गोली चलाने की कोशिश करूंगा। हान सेन भी अपने हुनर का अभ्यास करने के लिए बेताब था। डूम्सडे मिलने के बाद से उसने अभी तक उसकी सीमाओं का परीक्षण नहीं किया था। ग्राहक बहुत खुश थे। हान सेन ने इधर उधर देखा और एक पहाड़ी की ओर चल पड़ा। उसने किसी चीज पर निशाना साधा और धीरे से एक कृपाण तीर निकाला।
जैसे ही उसने डोरी खींची, उसकी बाहों पर नीली और सूजी हुई नसें उभर आईं। तीर पलक झपकते ही डोरी से छूटकर जंगल में गायब हो गया। क्या वह चूक गया? किंग और अन्य लोगों ने किसी शिकार पर प्रहार की आवाज नहीं सुनी और सोचा कि वह चूक गया है। ये बहुत दूर है, जंगल यहाँ से कम 400 गज की दूरी पर होगा। चूक जाना स्वाभाविक है, किंग ने कहा। चलो चलकर पता लगाते हैं, हान सेन ने कहा और पहाड़ी से नीचे जंगल में चला गया। ग्राहकों ने शक की निगाह से उसका पीछा किया। जंगल में 100 मीटर अंदर जाने पर उन्होंने एक धब्बेदार जानवर को पेड़ पर कीलों से ठोंका हुआ देखा, जिसके सिर में एक तीर घुसा हुआ था। कोई आश्चर्य नहीं कि हमने कुछ भी नहीं सुना। तीर ने सीधे उस धब्बेदार जानवर की नसों को नष्ट कर दिया और उसे चीखने का भी समय नहीं मिला। सभी बहुत प्रभावित हुए। यह उस जगह से कम 400 गज की दूरी पर था जहां हान सेन खड़ा था, और जानवर सिर्फ एक ही वार में मारा गया। हान सेन की तीरंदाजी प्रथम देव के अभयारण्य में सर्वश्रेष्ठ में से एक होगी। उसके बाद सभी ग्राहकों ने हान सेन की पूजा की और उसकी हर बात मानी। हान सेन ने आधे महीने तक उनकी रक्षा की और उन्हें 150,000 नकद मिले। ग्राहक हान सेन के साथ एक दीर्घकालिक अनुबंध पर हस्ताक्षर करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उनके पास उस समय केवल पैसे की कमी थी। लंबे समय में उन्हें अभी भी अपने विकास पर ध्यान केंद्रित करना था। हान सेन अकेले स्टील आर्मर शेल्टर की ओर लौटा और उसे गेट पर युआन द्वारा भगाए गए लोगों ने रोक लिया। इन लोगों का नेतृत्व लियू फैंग कर रहा था और हान हाओ भी उनमें शामिल था। गधा सनकी, तुमने मुझे सचमुच गुस्सा दिला दिया है। तुम मेरी भरपाई कैसे कर सकते हो? लियू फैंग ने हान सेन के पास धीरे धीरे आते हुए अपनी उंगलियों को चटकाते हुए पूछा। दर्शकों की भीड़ जमा होने लगी। वे हान सेन को परेशान होते देखने के आदी थे। आप मुझसे किस तरह मुआवजा चाहते हैं? हान सेन ने शांति से पूछा, लियू फैंग को अपनी ओर आते देख। मुझे तुम्हारी गांड मारने दो, लियू फैंग ने हान सेन के चेहरे पर एक मुक्का मारते हुए कहा। लियू फैंग का मुक्का बहुत तेज और जबरदस्त था। अगर हान सेन को लग जाता तो उसकी नाक टूट जाती। जब सब सोच रहे थे कि उसे तकलीफ होगी, हान सेन ने अपना शरीर झुकाकर मुक्का चकमा दिया। इसी बीच उसने लियू फैंग को अपने पैर से ठोकर मार दी और उसे मुंह के बल गिरा दिया। लियू फैंग इतनी जोर से गिरा कि उसकी नाक से खून बहने लगा और आंखों से पानी बहने लगा। गुस्से से जलते हुए उसने अपनी अल्फा मिश्र धातु वाली तलवार म्यान से निकाली और हान सेन की ओर तान दी। छोटा बदमाश, तेरी हिम्मत कैसे हुई विरोध करने की? मैं तुझे मार डालूंगा। ये देखकर हान हाओ के मन में मिली जुली भावनाएं उठीं। हालांकि वह हान सेन से नफरत करता था, फिर भी हान सेन उसका चचेरा भाई था और उसे धमकाते और शायद मारते हुए देखकर हान हाओ को बहुत बुरा लगा। लेकिन अगर उसने हान सेन की मदद की थी और लोग उसे एसफ्रीक का चचेरा भाई जानते थे, तो वह स्टील आर्मर शेल्टर में कैसे रह सकता था? थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद हान हाओ ने अपना चेहरा एक तरफ कर लिया, जानबूझकर हान सेन को देखने से बचते हुए। हान हाओ ने सोचा कि वह तुरंत हान सेन की चीखें सुन लेगा, लेकिन उसने जो चीखें सुनी वे हान सेन की नहीं बल्कि लियू फैंग की थीं। हान हाओ ने जल्दी से मुड़कर देखा कि क्या हुआ था और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। लियू फैंग की अल्फा मिश्र धातु वाली तलवार अब हान सेन के हाथ में थी और लियू फैंग खुद जमीन पर गिरा हुआ था, उसका हाथ पीछे की ओर मुड़ा हुआ था, वह चीख रहा था और लड़ने से भी डर रहा था। हान हाओ को तो ये समझ नहीं आया कि यह कैसे हुआ, लेकिन बाकियों ने साफ साफ देख लिया। वे इतने हैरान थे कि मुंह खोले खड़े रह गए। जब लियू फैंग ने हान सेन पर अपनी तलवार तानी तो सबको लगा कि एसफ्रीक का अंत हो गया। लेकिन जैसे ही लियू फैंग ने अल्फा मिश्र धातु वाली तलवार चलाई, हान सेन ने उसका हाथ पकड़ लिया और मरोड़ दिया, जिससे लियू फैंग घुटनों के बल बैठ गया। फिर हान सेन ने घुटने से उसकी पीठ पर वार किया और उसे जमीन पर गिरा दिया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि एसफ्रीक की हरकतें इतनी अच्छी होंगी, सब स्तब्ध थे। लियू फैंग की चीखों के अलावा कोई आवाज नहीं थी। तुम क्या कर रहे हो? इस कमीने को मार डालो। आउच, लियू फैंग चीखते हुए दर्शकों से बोला। दरार, हान सेन ने उसकी बात पूरी भी नहीं की थी कि उसने उसका हाथ तोड़ दिया। ठंडे पसीने से लथपथ लियू फैंग का चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया था। लियू फैंग के दोस्तों ने ये देखा और अपने हथियार उठाकर हान सेन की ओर दौड़े। हान सेन अभी भी लियू फैंग की अल्फा मिश्र धातु वाली तलवार हाथ में पकड़े हुए था और उसने उस पर वार किए गए पहले मिश्र धातु वाले हथियार को रोकने के लिए उसका इस्तेमाल किया। उसे आश्चर्य हुआ कि लियू फैंग की तलवार ने तुरंत ही हथियार को 2 टुकड़ों में काट दिया। इस बेवकूफ़ के पास एक बहुत बढ़िया अल्फा मिश्र धातु वाली ब्रॉडस्वॉर्ड थी। इसकी कीमत कम से कम 1 या 2 मिलियन तो होगी ही, हान सेन ने सोचा और उसे वापस न देने का फैसला किया। कुछ ही देर में हान सेन ने बाकी सारे हथियार काट डाले और उनके मालिक डरकर भाग गए। अब किसी की भी हान सेन पर हमला करने की हिम्मत नहीं हुई। हान हाओ स्तब्ध रह गया, मानो उसे लगा कि वह किसी सपने में है। लियू फैंग की ताकत 6.7 थी और उसके पास एक अच्छा हथियार था, इसलिए स्टील आर्मर शेल्टर में उसे काफ़ी ध्यान मिला।
हालांकि हान हाओ के पास एक उत्परिवर्ती पशु आत्मा वाला हथियार था, वह जानता था कि वह लियू फैंग का मुकाबला नहीं कर सकता। अचानक लियू फैंग बिना हथियार के जमीन पर पड़ा रह गया, जबकि हान सेन विजेता बन गया। ये बदलाव इतना जबरदस्त था कि हान हाओ इसे समझ ही नहीं पाया। क्या वह आश्रय में प्रवेश करने के बाद से किन शुवान और स्वरपुत्र दोनों द्वारा अलग थलग नहीं कर दिया गया था? क्या वह एक आदिम प्राणी का भी शिकार करने में विफल नहीं हुआ था? क्या वह? हान हाओ ने हान सेन को खाली दृष्टि से देखा, उसके मन में कई जटिल भावनाएं उलझी हुई थीं। हान सेन ने बाकी लोगों के साथ लड़ाई जारी नहीं रखी, बल्कि लियू फैंग की म्यान को वापस लेने के लिए गया, म्यान को अपनी बेल्ट पर लटका दिया और अपनी नई तलवार को उसकी नई म्यान में वापस रख दिया। अगली बार जब तुम्हें मुआवजा चाहिए तो मेरे पास आना, हान सेन ने स्टील आर्मर शेल्टर के गेट की ओर बढ़ते हुए कहा। वहां मौजूद सभी लोग उसे ऐसे देख रहे थे मानो उन्होंने उसे पहली बार देखा हो। रुको! जब हान सेन गेट में दाखिल होने ही वाला था कि एक जानवर आत्मा की सवारी पर सवार होकर कोई आया। वह स्वरपुत्र का गुर्गा लुओ त्यानयांग था। लुओ, गधे ने मेरा हाथ तोड़ दिया और मेरी तलवार छीन ली। तुम्हें मुझसे बदला लेना होगा, लुओ त्यानयांग को देखकर लियू फैंग खुशी से चिल्लाया। बेवकूफ! लुओ त्यानयांग ने पहले लियू फैंग और फिर हान सेन की तरफ देखा। मैं सोच रहा था कि मेरे आदमी को चोट पहुंचाने की इतनी हिम्मत किस में है? तो वो तुम थे, कमीने! लुओ त्यानयांग ने अपना मिश्र धातु का चाबुक निकाला और हान सेन पर मारा। हान सेन रुका और चाबुक पर अपनी तलवार तान दी। जब दोनों हथियार आपस में टकराए तो हान सेन और लुओ त्यानयांग दोनों कांप उठे। लुओ त्यानयांग अचानक चिल्लाया, तुम्हारे पास इतनी ताकत कैसे है? लुओ त्यानयांग की अपनी ताकत की रेटिंग 9.6 तक पहुंच गई थी। हालांकि इस प्रहार में उसने अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई थी, लेकिन हान सेन को उसके चाबुक को रोकने के लिए कम से कम 8.0 की रेटिंग तो चाहिए ही होगी, जिस पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। इस इंसान को मरना ही होगा। लुओ त्यानयांग को अचानक हान सेन को मारने की इच्छा हुई और वह अपना चाबुक फिर से उठाने ही वाला था। लेकिन जब उसने हान सेन की तरफ देखा तो वह रुक गया और उसका पूरा शरीर तनावग्रस्त हो गया। हान सेन ने तलवार रख दी थी और डूम्सडे को अपने हाथों में थाम लिया था। डोरी को पूरी तरह से खींचते हुए उसने तीर का सिरा लुओ त्यानयांग की ओर तान दिया। हालांकि लुओ त्यानयांग ने डूम्सडे को नहीं पहचाना, लेकिन लड़ाई के अपने समृद्ध अनुभव के कारण वह हान सेन और उसके धनुष से खतरे को सूंघ सकता था और पूरी तरह से स्थिर रहा। दोनों के बीच गतिरोध की स्थिति थी। लुओ त्यानयांग हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था और हान सेन में लुओ त्यानयांग को एक ही गोली से मार गिराने का आत्मविश्वास नहीं था। यहाँ तक कि समय भी रुका हुआ सा लग रहा था। देखने वाले एकदम हैरान रह गए। जब हान सेन ने लियू फैंग और उसके दोस्तों को हराया था तो उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था, और अब तो वो लुओ त्यानयांग से भी बराबरी पर था। लुओ त्यानयांग स्वरपुत्र के गुर्गों में से एक था, उसकी ताकत रेटिंग 10.0 के करीब थी, और यहाँ तक कि हान सेन के तीर के सामने वह हिलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा था। 9.0 से ज्यादा ताकत वाला कोई भी व्यक्ति स्टील आर्मर शेल्टर में शीर्ष 100 में शामिल होगा, जहाँ 1 लाख से ज्यादा लोग थे। ऐसा कोई भी व्यक्ति हान सेन से डर सकता है, ये बात सभी के लिए एक अचंभित करने वाली बात थी। कोई नहीं जानता था कि किन शुवान और स्वरपुत्र दोनों से अलग थलग होने के बावजूद हान सेन इतनी ताकत कैसे हासिल कर सकता है। हान सेन, अपना धनुष नीचे रखो, किन जुबान ने कहा, अपने गिरोह का नेतृत्व करते हुए जो सभी पशु आत्मा सवार थे। हान सेन ने अपना धनुष बाण रख दिया। उसकी ताकत अभी भी लुओ त्यानयांग से कमजोर थी और हान सेन को यकीन नहीं था कि लुओ के सतर्क रहने पर वह अपने प्रतिद्वंद्वी पर वार कर पाएगा या नहीं। इस मुद्रा में बने रहने से उसकी ऊर्जा बहुत तेजी से खत्म हो रही थी और गतिरोध हान सेन के लिए अच्छा नहीं था। मिस्किन, मैं आपके लिए इस कमीने को मार डालूंगा, लुओ त्यानयांग ने हान सेन को कोड़े मारते हुए कहा, जिसने पहले ही अपने हथियार डाल दिए थे। हान सेन इसके लिए तैयार लग रहा था और डूम्सडे से चाबुक रोकने ही वाला था। इससे पहले कि वह कुछ करता, एक जानवर जैसी आत्मा वाली कांसे की तलवार फेंकी गई और चाबुक पर लगी। तलवार इतनी जोर से मारी गई कि चाबुक लुओ त्यानयांग के हाथ से गिर गया। मैं अपने आदमी को अनुशासित कर दूंगी और तुम अपना काम करो। किन जुबान ने लुओ त्यानयांग को ठंडेपन से देखा और आश्रय में जाने से पहले अपनी तलवार वापस बुला ली। मेरे पीछे आओ, किन जुबान ने पीछे मुड़कर हान सेन को आदेश दिया। हान सेन ने तुरंत उसे पकड़ लिया और उसके गिरोह का पीछा करते हुए आश्रय में पहुंच गया। पूरे स्टील आर्मर शेल्टर में अचानक हड़कंप मच गया। एस फ्रीक ने लियू फैंग और उसके दोस्तों को हरा दिया था, लुओ त्यानयांग के खिलाफ अच्छी टक्कर दी थी और सबसे खास बात, किन शुवान ने उसे अपना आदमी घोषित कर दिया था। इस खबर ने सबको पागल कर दिया था। किसी को समझ नहीं आया कि क्या हुआ था, ये सब अनुमान था। क्या चाकू मारने से उनमें प्रेम संबंध विकसित हो गया? मुझे एस फ्रीक से सीखना होगा और एक सुंदर और योग्य महिला की गांड में छुरा घोंपना होगा। शायद मैं अमीर और शक्तिशाली बन जाऊं। किन जुबान बहुत गंभीर दिखती है, लेकिन वह वास्तव में एक फ्लर्ट है।
पूरे स्टील आर्मर शेल्टर में अफवाहें फैल गईं और हान सेन एक बार फिर सुर्खियों में आ गया। हालांकि हान सेन की ताकत पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। लोगों को इस बात की ज्यादा परवाह थी कि क्या वह किन हुआन का लाडला है। यहाँ तक कि किन हुआन का गिरोह भी हान सेन को अजीब नज़रों से देखता था। तुम्हें तीरंदाजी आती है? हान सेन को एक हॉल में बुलाकर किन हुआन ने पूछा। मैं अभ्यास करता था, हान सेन ने कंधे उचकाए। तुम डूम्सडे का इस्तेमाल कर सकते हो तो तुमने ज़रूर इस पर कड़ी मेहनत की होगी, किन शुवान ने तथ्यात्मक रूप से कहा। तुम बुलसाई में शामिल हो सकते हो और भविष्य में मेरे पीछे आ सकते हो। नहीं, हान सेन ने मना कर दिया। किन हुआन ने अपने होंठ काटे और झट से कहा, तुमने अभी अभी लुओ त्यानयान को नाराज़ किया है। क्या तुम्हें लगता है कि मेरी सुरक्षा के बिना वह तुम्हें जिंदा छोड़ देगा? आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं इसे स्वयं ही निपटा लूंगा, हान सेन ने उदासीनता से कहा। तुम्हें पता होना चाहिए था कि मैं कौन हूँ। मेरे आदमी कमोबेश सेना से जुड़े हैं और बुलसाई मेरा है। मेरे पीछे आओ और सैन्य स्कूलों में आवेदन करते समय तुम्हें बहुत लाभ मिलेगा, किन शुवान ने अपना गुस्सा दबाते हुए हान सेन से कहा। मैं कभी भी किसी सैन्य स्कूल में नहीं जाना चाहता था। हान सेन जानता था कि एकीकृत अनिवार्य शिक्षा पूरी करने के बाद वह आगे की शिक्षा के लिए किसी सैन्य स्कूल में आवेदन कर सकता है। हालांकि सभी सैन्य स्कूलों में फिटनेस की उच्च आवश्यकताएं होती हैं। अगर किसी का फिटनेस इंडेक्स पहले विकास से पहले 10 से कम था तो उसके पास सैन्य स्कूलों में जाने का कोई मौका नहीं था। हान सेन के लिए फिटनेस इंडेक्स में 10 तक पहुंचना मुश्किल नहीं था, लेकिन उसे स्कूल जाने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। वह शिकार में ज्यादा मेहनत करना चाहता था। हताश होकर किन शुवान ने कहा, सैन्य स्कूल की शिक्षा और कुलीन उपाधि के बिना आप केवल तभी एक साधारण सैनिक बन सकते हैं जब आपकी उम्र सेवा करने की हो। केवल सैन्य स्कूल के माध्यम से ही आप सेना में कुछ बन सकते हैं। कम से कम तब तक तो आपकी बलि नहीं चढ़ चुकी होगी। चलो इस बारे में फिर कभी बात करते हैं। मुझे अब जाना है और आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके लिए कभी रात का खाना भी मंगवा दूंगा, हान सेन ने वापस जाने के लिए तैयार होते हुए कहा। वह जानता था कि किन हुआन की बात में दम है, लेकिन उसकी अपनी योजना थी। वह 20 साल का होने और सेना में जाने से पहले एक कुलीन पदवी हासिल करना चाहता था, क्योंकि कुलीनों को सेना में कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते थे और उन्हें मोर्चे पर नहीं भेजा जाता था। रुको, क्या मैंने तुम्हें माफ कर दिया? किन हुआन ने हान सेन को घूर कर देखा। स्टेशन मास्टर, कृपया, यह मेरा काम नहीं है, हान सेन ने कड़वाहट से कहा। अगर तुम नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, किन हुआन ने अचानक हान सेन की तरफ मुस्कुराते हुए कहा। अगर तुम नहीं जाओगे तो हर बार जब तुम टेलीपोर्ट स्टेशन में प्रवेश करोगे तो मैं तुमसे लड़ूंगा। उसकी दुष्ट मुस्कान देखकर हान सेन का दिल बैठ गया। वह जानता था कि शिन हुआन ने पहले उससे लड़ते हुए अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं की थी, क्योंकि इस समय वह उसका कोई मुकाबला नहीं था। उसके हाव भाव देखकर उसे अंदाजा हो गया था कि अगर उसने मना कर दिया तो भविष्य में उसे वाकई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो फिर मैं बुलसाई में शामिल हो जाऊंगा, हान सेन ने उदास होकर कहा। किन शुवान ने हान सेन पर झपट्टा मारा। क्या तुम्हें पता है कि स्टील आर्मर शेल्टर में कितने लोग मेरे गिरोह में शामिल होना चाहते हैं? और तुमने तो ऐसे व्यवहार किया जैसे मैंने तुम्हें जहर लेने के लिए कहा हो। स्वतंत्रता अमूल्य है और अपनी स्वतंत्रता खोना बिल्कुल जहर खाने के समान है, हान सेन ने आह भरी। तब तुम धीमी मौत मर सकते हो। अगर तुम मर भी गए और भूत बन गए तब भी तुम मेरे भूत ही रहोगे, किन हुआन ने मुंह बनाते हुए कहा। हान सेन जानता था कि किन हुआन ने अपना मन बना लिया है और उसने अनिच्छा से प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। निराश होकर वह हॉल से बाहर चला गया। किन हुआन उसे जाते हुए देख रही थी और किसी अजीब वजह से उसके परेशान चेहरे को देखकर बहुत खुश हुई। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। स्टेशन मास्टर, आपको ऐसे व्यक्ति को हमारे स्टील आर्मर गैंग में क्यों भर्ती करना है? वह बुलसाई का सदस्य बनने के लायक नहीं है। हान सेन के जाने के बाद किन शुवान की ही उम्र की एक महिला बगल के दरवाजे से बाहर आए और पूछा। मानली, मेरा विश्वास करो, हालांकि यह आदमी कभी कभी कमीना हो सकता है, लेकिन कुछ पहलुओं में इसमें बहुत क्षमता है, किन जुवान ने यांग मानली से गंभीरता से कहा। किन शुवान ने देखा था कि हान सेन कितना तेज सीखने वाला और मेहनती छात्र था। बार बार उससे हारने के बावजूद वह हारा नहीं बल्कि और भी मजबूत होता गया। अब उसे गंभीरता से लेना पड़ा। ऐसी प्रगति और मानसिकता वाकई अद्भुत थी। हान सेन के बारे में किन शुवान की राय में काफ़ी सुधार आ गया था, वरना वह सबके सामने उसका बचाव नहीं करती। हान सेन अपने कमरे में लौट आया और किन शुवान को भगवान के अभयारण्य से बाहर निकलने का मौका मिलने से पहले ही घर वापस चला गया। उसे मिलिट्री स्कूल जाने में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं थी। पहले यह उसके लिए एक बढ़िया विकल्प होता, क्योंकि वहाँ वह हाइपरजीनो आज सीख सकता था। अब जेड स्किन के साथ उसे मिलिट्री स्कूल में अपना समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना पड़ता था। उसके लिए यह अधिक बुद्धिमानी होगी कि वह शिकार करने में समय लगाए और अपने जीनो अंक बढ़ाए। जहाँ तक बुलसाई की बात है, हान सेन की इसमें शामिल होने में और भी कम रुचि थी।
हालांकि बुल्साई का सदस्य होने के नाते वह किन शुवान के सूचना नेटवर्क से म्यूटेंट और पवित्र रक्त वाले जीवों को ढूंढने में मदद तो ले सकता था, लेकिन उसे शिकार का मांस उसकी टीम के बाकी सदस्यों के साथ बांटना भी पड़ता। हान सेन ने कुछ तैयारी के बाद अकेले शिकार पर जाने का फैसला किया। अगर शिनहुआन उसे कुछ देर तक न देख पाती तो शायद वह पूरी बात भूल जाती। हान सेन ने जो 150,000 कमाए थे उनसे वह एक अल्फा मिश्र धातु खंजर खरीदना चाहता था, लेकिन अब उसके पास लियू फैंग से छीनी गई तलवार थी, इसलिए दूसरे की अब कोई ज़रूरत नहीं थी। ये तलवार जैद धातु के एक विशेष मिश्र धातु से बनी थी, जिससे ये बहुत कठोर हो जाती थी। इसकी धार आदिम प्राणियों को आसानी से चीर सकती थी, इसलिए इस प्रकार के मिश्र धातु से बने हथियार हमेशा से महंगे रहे थे। वाह! हैन सेन ने किनारे को छुआ और उसकी उंगली तुरंत कट गई। चमकदार किनारे को देखकर हान सेन को हथियार इतना पसंद आया कि वह उसे नीचे नहीं रख सका। यह अपनी कीमत के लायक है, उसने मन ही मन सोचा। हान परिवार का पहले मिश्र धातु का व्यवसाय था और हालांकि यह एक छोटी सी फैक्ट्री थी, फिर भी उनके पास अनोखे फार्मूले थे। उनके उत्पाद भले ही इस तलवार जितने अच्छे न हों, लेकिन वे कुछ आदिम जीवों की खाल भी चीर सकते थे, इसलिए यह व्यवसाय काफ़ी मुनाफे वाला था। अगर वे भयानक परिवार के सदस्य न होते तो उनकी कंपनी निश्चित रूप से प्लैनेट रोका की शीर्ष 3 कंपनियों में शामिल होती, लेकिन अब कंपनी को स्टारी ग्रुप ने खरीद लिया था। हान सेन उस समय बहुत छोटा था और आज तक उसे समझ नहीं आया कि स्टारी ग्रुप को उसकी कंपनी क्यों खरीदनी पड़ी। वह जानता था कि उसके पिता की मौत का स्टारी ग्रुप से कुछ लेना देना जरूर रहा होगा, लेकिन सच्चाई जानने की उसकी क्षमता नहीं थी, इसलिए वह चुप रहा। बेटा, आज मुझे काम पर कुछ ज़रूरी काम है, क्या तुम यान को स्कूल ले जा सकते हो? लुओ सुलान ने दरवाज़ा खटखटाया और हान सेन से पूछा। स्कूल शुरू हो गया है, मुझे तो पता ही नहीं था। कोई बात नहीं माँ, मैं उसे ले जाऊंगा, हान सेन ने जल्दी से कहा। स्कूल कुछ दिन पहले ही शुरू हुआ है और आप भगवान के अभयारण्य में थे, इसलिए मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था, लुओ सुलान ने कहा। ये कौन सा स्कूल है? हान सेन ने पूछा। ये सेंट पॉल है और मैंने आपके द्वारा छोड़े गए पैसों से ट्यूशन फीस भरी है। लुओ सुलान को थोड़ी बेचैनी महसूस हुई क्योंकि उसने यान के स्कूल पर लगभग सारा पैसा खर्च कर दिया था। वाह, सेंट पॉल रोकाग्रह पर सबसे बेहतरीन है, सिवाय पॉश स्कूलों के। हान सेन बहुत खुश था। उसके पास उस समय कोई कुलीन उपाधि नहीं थी और वह यान को किसी पॉश स्कूल में नहीं भेज सकता था, लेकिन एक अच्छा निजी स्कूल एकीकृत अनिवार्य शिक्षा से कहीं बेहतर है। अपनी माँ से बातचीत करने के बाद हान सेन हान यान को मैग्लेव ट्रेन से स्कूल ले गया। सेंट पॉल का प्रवेश द्वार निजी विमानों से लगभग अवरुद्ध रहता था और उनमें से कुछ डीलक्स भी थे। लगभग सभी अमीर लोग, जिनके पास कोई कुलीन पदवी नहीं थी, अपने बच्चों को सेंट पॉल भेजते थे, और यहाँ के लगभग सभी छात्र संपन्न परिवारों से थे। अपनी बहन को स्कूल छोड़ते समय हान सेन ने एक अधेड़ उम्र के मोटे आदमी को विमान से उतरते देखा, जिसके बगल में एक आकर्षक महिला थी और उसकी गोद में एक 8 साल का लड़का था। वह रुक गया क्योंकि वह अधेड़ उम्र का मोटा आदमी उसका चाचा हान लेई था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हान लेई हान सेन को यहाँ देखकर हैरान रह गया। यान को स्कूल ले जा रहा हूँ, हान सेन ने उत्तर दिया। यान सेंट पॉल आ रहा है। हान लेई ने हान सेन और हान यान की ओर अविश्वास से देखा। कुछ दिन पहले से, हान सेन ने कहा, हान यान को स्कूल के गेट तक ले जाने के लिए तैयार। हान लेई ने कुछ देर सोचा और हान सेन के सामने दौड़ा। उसने हान सेन की कलाई पकड़ ली और गुस्से से बोला, मुझे पता था। मेरे बड़े भाई ने इतने सालों तक कंपनी संभाली है, उसने ज़रूर बहुत सारा पैसा गबन किया होगा। तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे कि तुम 2 मिलियन नहीं जुटा पाए, जबकि अब तुम यान को सेंट पॉल भेजने के लिए लाखों खर्च कर रहे हो। मैं तुमसे कहता हूँ, ये पैसा पूरे परिवार का है, बिल्कुल घर की तरह। हमें इसे बांटना होगा, वरना मैं। या क्या, तुम इसके बारे में क्या कर सकते हो? हान सेन ने हान लेई को ठंडेपन से देखा। वह अपने रिश्तेदारों से पूरी तरह निराश था और उन्हें एक पैसा भी ज्यादा नहीं देना चाहता था। बेटे, ध्यान रखना, मैं तुम्हारा चाचा हूँ। हान लेई हान सेन को देखकर चौंक गया, लेकिन उसने हान सेन को आज़ाद नहीं होने देने की योजना बनाई थी। अंकल, हान सेन ने उपेक्षापूर्वक मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, घर जाकर हमारे द्वारा हस्ताक्षरित कानूनी दस्तावेजों की समीक्षा कीजिए और देखिए कि हमारी किसी भी चीज़ पर आपका अधिकार है या नहीं। अब से यह मत सोचना कि आप हमसे एक पैसा भी ले सकते हैं। हान सेन ने उन्हें इतनी जल्दी 2 मिलियन इसलिए दिए ताकि अपने रिश्तेदारों और अपने असली परिवार के बीच एक रेखा खींची जा सके। 2 मिलियन पाने के लिए उसके सभी रिश्तेदारों ने श्री झांग द्वारा तैयार किए गए एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए, जिससे भविष्य में उनके लिए हान सेन के परिवार से कुछ भी लेना असंभव हो गया। ये धोखाधड़ी है। मैं अभी तुम्हारी माँ को ढूंढने जाऊंगा। तुमने हमसे पैसे छिपाने की हिम्मत कैसे की? हान लेई गुस्से से चिल्लाया। चाचा, इसके बारे में सोचना भी मत। मुझे किसी भी घुसपैठिए को मारने का अधिकार है। हान सेन ने हान लेई को उदास होकर देखा।
छोटे बदमाश, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हान लेई ने गुस्से से हान सेन पर मुक्का मारा। भावशून्य भाव से हान सेन ने हान लेई का हाथ पकड़ा और उसे अपने कंधे पर फेंक दिया। हान लेई दर्द से चिल्ला उठा। चाचा, अगर आप मरना चाहते हैं तो हमारे घर में आपका स्वागत है। हान सेन ने हान लेई को ठंडी निगाहों से देखा। हान लेई ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, मानो वह हान सेन को जानता ही न हो। हान सेन के चेहरे के भाव ने उसे भयभीत कर दिया था। हान लेई एक इवॉल्वर था, हालांकि सिर्फ प्रिमिटिव जीनो पॉइंट्स के जरिए। उसने सेकंड गॉड सैंक्चुअरी में ज्यादा कुछ नहीं किया था, लेकिन फिर भी वह एक इवॉल्वर था। यह असामान्य था कि हान सेन, जो बिल्कुल भी विकसित नहीं हुआ था, उसे आसानी से कंधे से कंधा मिलाकर मार सकता था। उसका भतीजा अचानक एक अलग इंसान जैसा लगने लगा। हान सेन अचानक मुस्कुराया और हान लेई को ऊपर खींच लिया। मुझे यकीन है कि मेरी चाची को इस महिला और बच्चे के बारे में नहीं पता है। मुझे लगता है मुझे उनसे बात करनी चाहिए, हान सेन ने फुसफुसाते हुए कहा, जबकि हान लेई अभी भी उसके अचानक बदलाव से हैरान था। तुम्हें लगता है कि मेरी पत्नी तुम पर विश्वास करेगी? हान लेई ने पागल होकर कहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक वो इस पर यकीन करती है। हान सेन ने हान लेई को अपनी कलाई पर लगा कॉम्लिंग दिखाया। हान लेई को देखते ही उसने वीडियो कैमरा चालू कर दिया। तुम, चौंक कर हान लेई ने कॉम्लिंग पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। हान सेन ने केवल थोड़ा सा हिलकर हान लेई को फिर से गिरा दिया। चाचा, हम कीमत पर बातचीत कर सकते हैं और मैं आपको ये बेच सकता हूँ। हान सेन मुस्कुराया और उसे फिर से ऊपर खींचने ही वाला था। हान लेई मुस्कुराया और अचानक हान सेन का हाथ मरोड़ने के लिए आगे बढ़ा, उसे तोड़ने और उसका कॉम्लिंग जब्त करने के लिए तैयार। हान सेन ने अपना हाथ घुमाया और हान लेई का हाथ पकड़ लिया, जिससे वह फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया और सुअर की तरह चिल्लाने लगा। चाचा, लगता है आपका बातचीत करने का कोई इरादा नहीं है। फिर मुझे अपनी चाची को दिखाना होगा। हान सेन ने हान लेई का हाथ छोड़ा और जाने के लिए मुड़ा। रुको, हान लेई ने जल्दी से हान सेन को रोका और दांत पीसते हुए कहा, 10,000। मैं तुम्हें 10,000 दूंगा और तुम उसे मिटा देना। हान सेन मुंह मोड़कर बोला, 2 लाख, वरना मैं अपनी मौसी के पास चला जाऊंगा। ठीक है, ठीक है, हान लेई ने कहा और लंगड़ाते हुए हान सेन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। तो फिर धन्यवाद, नकद या बैंक ट्रांसफर? हान सेन ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। हान लेई ने अनिच्छा से हान सेन को 2 लाख रुपये हस्तांतरित कर दिए। अच्छा, अब क्या आप इसे हटा सकते हैं? बेशक मैं इसे हटा दूंगा, लेकिन केवल तभी जब मैं अच्छे मूड में होऊंगा, हान सेन ने कहा और चला गया। बेटे, तुमने मुझसे झूठ बोला। हान लेई गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने अपनी मुट्ठी उठा ली। हालांकि हान सेन को देखते ही वह स्तब्ध रह गया, क्योंकि उसके भतीजे की हरकतों ने उस पर वाकई गहरी छाप छोड़ी थी। चाचा, मुझे आपके पैसे मिल गए हैं, इसलिए मैं उन्हें डिलीट ज़रूर करूंगा, पर कब करूंगा ये नहीं बताया। इसलिए बेहतर होगा कि आप मेरा मूड अच्छा रखें। हान सेन ने हान लेई के कंधे पर थपथपाया और मुस्कुराना बंद कर दिया। वह फुसफुसाया, और मुझे अपने घर में दोबारा मत देखना, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। हान लेई कांप उठा, और किसी कारण से वह जानता था कि हान सेन का यही मतलब था। साला, ये बदमाश कितना शैतान हो गया है, हान लेई ने हान सेन के दूर जाते ही गाली दी। एक लड़के से डरने पर शर्मिंदा, हान लेई अभी भी अंदर घबराया हुआ था और उसने हान सेन के घर जाने का इरादा बदल दिया। यान को स्कूल भेजने के बाद हान सेन बहुत अच्छे मूड में था। वापस आते समय उसने एक शारीरिक परीक्षण केंद्र देखा और उसकी वर्तमान शारीरिक फिटनेस जानने के लिए अंदर गया।